यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। ये कहा जा सकता है कि अगर तुम इस वैश्विक मानव प्रतिभा प्रतियोगिता में अच्छा स्थान प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हारे भविष्य में राजा स्तर या यहाँ तक कि मार्शल देवता बनने की संभावना सामान्य साधना के मुकाबले कहीं अधिक होगी। जब देव ने ये सुना तो उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी। वह मुस्कुराया और बोला, प्रभारी, निश्चिंत रहें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन फिर भी सतर्क रहना जरूरी है। अपने विरोधियों को कम मत आंकना। और शैलेश ने सावधान किया। मत भूलो कि हमारे 3 मार्शल आर्ट स्कूलों के अलावा गुड़गांव बेस सिटी की सेना, 6 मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी, मार्शल देवकुल, राजाकुल और बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाओं में भी कई प्रतिभाशाली छुपे हुए हैं। अगर जिले के शीर्ष 10 में भी स्थान नहीं बना पाए तो ये बहुत शर्मनाक होगा। देव के चेहरे पर आत्मविश्वास था। गुड़गांव बेस सिटी में मेरे जैसे 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं में केवल युद्ध कुल्हाड़ी स्कूल का बैजनाथ, स्पिरिट मार्शल आर्ट स्कूल की लोया और ली परिवार का ललित ही मेरे लिए चुनौती हो सकते हैं, बाकी का तो कोई जिक्र करने लायक भी नहीं। युद्ध कुल्हाड़ी स्कूल में चिराग को मत भूलो। चिराग, वह काबिल है, लेकिन अभी उसे नियंत्रण स्तर पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ये तय नहीं है। वह अभी मेरे लिए खतरा नहीं है, भविष्य उसका हो सकता है, लेकिन वर्तमान मेरा है। गुड़गांव क्षेत्र में स्थित स्पिरिट मार्शल आर्ट स्कूल के मुख्यालय में वहां की प्रभारी फराह एक शांत संतोष के साथ 2 लड़कियों की ओर देख रही थी। लोया, तुम्हारी कमल ध्यान विधि 3रे स्तर तक पहुंच चुकी है। तुम 3 भ्रांतियां उत्पन्न कर सकती हो। नियंत्रण स्तर के योद्धाओं में तुम्हारे मुकाबले बहुत कम हैं। तुरंत वैश्विक मानव प्रतिभा प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करो। अगर इस प्रतियोगिता में अच्छा स्थान मिला तो ये तुम्हारे लिए भविष्य में अत्यंत लाभकारी होगा, फराह ने सुंदर सी लड़की से कहा। लोया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है। फराह ने दूसरी लड़की की ओर देखा, लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर डरी सहमी सी झिझक देखी तो उसने निराशा भरे भाव में पूछा, सिद्धि, अब किस बात से डर रही हो? गुरुजी, क्या मैं प्रतियोगिता में भाग न लूं? मुझे डर लग रहा है। सिद्धि ने छोटे से जानवर जैसी मासूमियत से कहा। नहीं, तुम्हें भाग लेना ही होगा। ऐसे प्रशिक्षणों से ही तुम्हारा भय समाप्त होगा, फराह ने दृढ़ता से कहा और सिद्धि को बिना कुछ पूछे वहीं पंजीकरण फॉर्म भरवा दिया। सिद्धि ने कड़वाहट भरे चेहरे से मजबूरन फॉर्म भर दिया। लोया ये देखकर मन ही मन मुस्कराए। उसकी यह कनिष्ठ बहन वाकई बहुत डरी सहमी थी, लेकिन वह जानती थी कि इस बहन की मानसिक प्रतिभा उससे भी अधिक भयावह थी। बस अभी साधना कम हुई थी, इसीलिए ताकत में थोड़ी पीछे थी। परंतु भविष्य में कुछ भी कहना मुश्किल होगा। इसी दिन पूरी दुनिया के प्रतिभाशाली युवाओं ने वैश्विक मानव प्रतिभा प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण किया। गुड़गांव बेस सिटी की 6 मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी, मार्शल देवकुल, राजाकुल और अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा प्रशिक्षित प्रतिभाओं ने भी अपना नाम दर्ज कराया। ये प्रतियोगिता निस्संदेह मानव जाति के लिए सबसे चर्चित आयोजन बन चुकी थी। देव के घर में पंजीकरण के तुरंत बाद देव को लव अग्रवाल, शौर्य रावल, लक्ष्मी मिश्रा, दिशा चौहान और यशिता सिंह जैसे कई लोगों के कॉल आए। ये सभी भी प्रतियोगिता में भाग ले चुके थे। फिर 2 कॉल और आए जिन्होंने देव को थोड़ा चौंका दिया। एक कॉल लक्ष्मी की चचेरी बहन लीना मिश्रा का था। वीडियो कॉल में लीना ने अत्यधिक भड़काऊ कपड़े पहन रखे थे। वह देव के सामने पोल डांस करती दिखी और हंसते हुए बोली, प्रतियोगिता में तुम्हारा इंतजार करूंगी। दूसरी कॉल युविका बनर्जी की थी। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, मेरे राजकुमार, मैं तुम्हारे प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। देव ने इन दोनों पागल लड़कियों को दिमाग से झटक दिया। वह अब नियंत्रण स्तर पर पहुंचने ही वाला था, इसलिए उसने चंद्रप्रकाश वशिष्ठ से संपर्क किया ताकि मार्गदर्शन और अनुभव प्राप्त कर सके। क्या तुम नियंत्रण स्तर पर प्रगति करना चाहते हो? फोन के दूसरी ओर चंद्रप्रकाश वशिष्ठ अचंभित रह गए। उसे असाधारण स्तर पर पहुंचे अभी 11 दिन ही हुए थे और वह अब नियंत्रण स्तर पर जाने की तैयारी कर रहा था। चंद्रेश ने देव की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई अजूबा हो। ये पहली बार नहीं था जब देव ने उसे चौंकाया हो, फिर भी हर बार की तरह इस बार भी वह स्तब्ध रह गया। उसे अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचे अभी 11 दिन ही हुए थे और अब वह नियंत्रण स्तर की ओर बढ़ रहा था। इतनी तेज प्रगति के बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था।
देव, अगर तुम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे तुमसे मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, चंद्रेश ने शांत स्वर में कहा। देव हंस पड़ा, अच्छी बात है ना। चंद्रेश कुछ पल को ठिठक गया, फिर तुरंत बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। वह जोर से हंसा और फिर देव को नियंत्रण स्तर की गहराई से जानकारी देने लगा। उसने विस्तार से बताया कि इस स्तर तक कैसे पहुंचा जा सकता है और इसमें मुख्य बात क्या होती है। नियंत्रण स्तर में प्रवेश करने की कुंजी होती है ऊर्जा कोर का निर्माण। चाहे वह सुपर बॉडी सिस्टम का योद्धा हो, तत्व आधारित हो या मानसिक शक्ति वाला, तीनों के लिए यह प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन लक्ष्य एक होता है। सुपर बॉडी सिस्टम के योद्धा अपने दिल को ऊर्जा कोर में बदल देते हैं। ये परिवर्तन सफल हो जाए तो तीसरी आनुवंशिक बंदिश को तोड़कर नियंत्रण स्तर में प्रवेश संभव होता है। तत्व आधारित योद्धा अपने शरीर में एक ऊर्जा केंद्र उत्पन्न करते हैं जो उन्हें संपूर्ण मूल शक्ति को नियंत्रित करने में मदद करता है। मानसिक योद्धा अपने मस्तिष्क में एक मानसिक अवशेष का निर्माण करते हैं। देव पूरी गंभीरता से सुनता रहा, एक भी बात बिना याद किए नहीं छोड़ी। चंद्रेश ने पूरे 1 घंटे में सारी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी। देव के लिए ये जानकारी अनमोल थी। अगर वह भविष्य में तत्व और मानसिक दोनों प्रणालियों में अभ्यास करना चाहे तो अब उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, चंद्रेश ने कहा, ऊर्जा कोर बनाने में बहुत ऊर्जा लगती है। पहले से ही पर्याप्त मात्रा में आनुवंशिक पोषक घोल इकट्ठा कर लेना बेहतर होगा। और जैसे ही तुम्हारी उन्नति पूरी हो जाए मुझे तुरंत बताना। कॉल समाप्त हो गई। क्या मुझे वाकई में पर्याप्त पोषक घोल की जरूरत पड़ेगी? देव बुदबुदाया और तुरंत मार्शल आर्टिस्ट मॉल खोला। ये सोचते हुए कि उसे बड़ी मात्रा में उच्च स्तरीय पोषक घोल की जरूरत पड़ेगी, उसने दांत भींचते हुए 1000 उच्च स्तरीय आनुवंशिक पोषक घोल का ऑर्डर दे दिया। एक घोल की कीमत 10 करोड़ थी। कुल मिलाकर ये 10,000 करोड़ का खर्च हुआ। देव के पास जीत की श्रृंखला के बाद 11,415 करोड़ थे। उसने अपने पिता के लिए जीवनजल पर 1000 करोड़ खर्च किए और अपनी बहन को 10 करोड़ ट्रांसफर किए। अब उसके पास 10,454 करोड़ बचे थे। अब उसने उसमें से 10,000 करोड़ खर्च कर दिए और सिर्फ 45 करोड़ शेष रह गए। तभी उसकी घड़ी पर एक अनजाना कॉल आया। कॉल करने वाला मार्शल आर्टिस्ट मॉल का अधिकारी था। देव ने कॉल उठाया। नमस्ते श्री देव, मैं मॉल का प्रबंधक जाहिर हूँ। आपने जो 1000 उच्च स्तरीय पोषक घोल का ऑर्डर दिया है उसकी पुष्टि करनी जरूरी है क्योंकि यह बहुत बड़ा ऑर्डर है। हाँ, ये ऑर्डर मैंने ही किया है। देव ने फिंगरप्रिंट और फेस वेरिफिकेशन किया, सारी जानकारी दी। जाहिर ने फिर कहा, आपको जल्द ही घोल पहुंचा दिए जाएंगे। कॉल कटने के बाद देव ने सोचा, लगता है ये घोल भी बहुत संवेदनशील संसाधन है। शायद फॉलन योद्धाओं को रोकने के लिए इनकी बिक्री पर नजर रखी जाती है। लेकिन मेरे फंड्स जांच में सही ठहरेंगे। करीब 30 मिनट बाद मार्शल आर्टिस्ट मॉल के 5 अभूतपूर्व स्तर के योद्धा पोषक घोल लेकर पहुंचे। देव उन्हें लेकर दूसरी मंजिल के प्रशिक्षण कक्ष में चला गया। उसने घोलों का एक बॉक्स पास रखा और तैयारियां शुरू कर दीं। बाकी योद्धाओं के लिए यह एक धीमी प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर किसी के पास पर्याप्त संसाधन हो तो यह समय बहुत घट सकता है। देव ने पोषक घोल इंजेक्ट करना शुरू किया। उसने ऊर्जा को सीधे दिल की ओर मोड़ा, जैसा कि चंद्रेश ने सिखाया था। मूल शक्ति, जीवन ऊर्जा और घोल की शक्ति तीनों दिल में प्रवाहित होने लगीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी यह काफ़ी नहीं था। वह घोल इंजेक्ट करता गया। 10, 20, 30, 100। एक के बाद एक घोल जाते रहे। दिल की परिवर्तन प्रक्रिया तीव्र होती गई। अंततः जब 400 घोल इंजेक्ट हो गए, उसका दिल पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसका दिल पारदर्शी क्रिस्टल की तरह था। हर धड़कन में उससे मूल शक्ति प्रसारित हो रही थी। अचानक एक विस्फोट जैसी लहर उसके शरीर से निकली। प्रशिक्षण कक्ष हिल उठा। शीशों में दरारें आ गईं। नीचे खेल रही छोटी बहन रिया ने पूछा, भैया क्या आप कोई नई तकनीक सीख रहे हो? नीचे खड़े पिता अशोक भी बोले, इतनी जल्दी नियंत्रण स्तर में पहुंच गया। ये कुछ ज्यादा तेज नहीं। उसी पल देव को अपने शरीर के भीतर तीसरी आनुवंशिक बंदिश टूटती महसूस हुई। जीवन शक्ति और मूल शक्ति उमड़ पड़ी। उसे एहसास हुआ, वह सफल हो गया है। अब वह एक नियंत्रण स्तर का योद्धा था। अगर प्रशिक्षणार्थी जागृत और अभूतपूर्व स्तर नींव माने जाएं, तो नियंत्रण स्तर से एक योद्धा असली विशेषज्ञ बनता है। गुजरात बेस सिटी के कई छोटे कुलों के मुखिया भी नियंत्रण स्तर के योद्धा ही होते हैं। जयपुर शहर नागविहार उद्यान। देव पद्मासन में बैठा था, लेकिन उसका हृदय किसी नगाड़े की तरह धड़क रहा था। उसके चारों ओर ऊर्जा की तरंगें फैल रही थीं। साथ ही उसके सिर के ऊपर से धुएं जैसी रक्त ऊर्जा उठ रही थी। उसके शरीर की मौलिक शक्ति समुद्र की लहरों की तरह बह रही थी और टकराने की आवाजें पैदा कर रही थीं। इस क्षण में देव किसी प्राचीन राक्षसी मानव जैसी आभा लिए बैठा था। क्या यही नियंत्रण स्तर है? ये सचमुच असाधारण स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली है।
देव ने अपने हृदय की ओर देखा, जो अब एक पारदर्शी क्रिस्टल के समान प्रतीत हो रहा था। वह क्रिस्टल सा हृदय शक्तिशाली रूप से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ विशाल मात्रा में मौलिक शक्ति और रक्त ऊर्जा बाहर निकल रही थी। यह ऊर्जा देव के शरीर को निरंतर सशक्त बना रही थी। देव को यह भी एहसास हुआ कि इस बदले हुए हृदय के कारण उसके शरीर और मौलिक शक्ति पर उसका नियंत्रण लगभग पूर्णता की अवस्था में पहुंच चुका था। अब वह अपने शरीर में कई हार्मोन के स्त्राव को नियंत्रित कर सकता था। कुछ कोशिकाओं की वृद्धि और विभाजन को भी वह नियंत्रित कर सकता था। मौलिक शक्ति के मामले में वह न केवल अपनी हर इकाई पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता था, बल्कि उसे दूर से छोड़कर शत्रु को मार सकता था। युद्ध कौशल की दृष्टि से वह अपने शरीर की हर कोशिका की शक्ति को कुशलता से संचालित कर सकता था। देव ने एक बार नियंत्रण स्तर के एक योद्धा की लड़ाई का वीडियो देखा था। उस योद्धा ने सहज रूप से 10 मीटर लंबी एक वायु तलवार बनाई थी और 1000 मीटर की सीधी दूरी तक सभी इमारतों को काट डाला था। उसके प्रभाव से 100 मीटर व्यास की बवंडर जैसी शक्ति उत्पन्न हुई थी। अब देव को लगा कि वह भी ऐसा कर सकता है। नियंत्रण स्तर के योद्धा की शक्ति वास्तव में भयावह होती है। यही कारण है कि इन्हें कभी शहर विध्वंसक भी कहा जाता था। देव ने आत्ममुग्धता में बड़बड़ाया और अपनी विशेषता तालिका की ओर देखा। नाम: देव प्रारंभिक नियंत्रण स्तर योद्धा, जीवन ऊर्जा क्षेत्र 2100, विशेषता अंक 2134-5, शक्ति का हृदय 5% वृद्धि योग्य, अमावस्या रक्तवंश 1% जागृत वृद्धि योग्य, मूल श्वास विधि एस श्रेणी 42वां स्तर अंधगर्त रूप वृद्धि योग्य, विनाश संसार डबल एस श्रेणी पहला स्तर सागर विभाजन वृद्धि योग्य, अत्यंत टाइटेनियम स्वर्ण शरीर एस श्रेणी 5वां स्तर मानव अंतिम शरीर वृद्धि योग्य, प्रभामाया एस श्रेणी 7वां स्तर वृद्धि योग्य, ध्यान रत्न स्तूप विधि ए श्रेणी प्रारंभिक स्तर। तालिका में बहुत बदलाव हुए थे। उसका स्तर अब प्रारंभिक नियंत्रण स्तर तक बढ़ चुका था। उसकी जीवन ऊर्जा 1100 से बढ़कर 2100 हो गई थी, यानी पूरे 1000 की वृद्धि। सामान्यतः मध्यवर्ती नियंत्रण स्तर के योद्धा की जीवन ऊर्जा कम से कम 2000 होती है। देव की ऊर्जा 2100 थी, जो उसे एक मध्यवर्ती योद्धा की श्रेणी में खड़ा करती थी। उसकी निगाहें नीचे बढ़ीं। अब असाधारण शक्ति मार्ग हट चुका था और उसकी जगह शक्ति का हृदय नामक नया मार्ग दिख रहा था। देव को आश्चर्य नहीं हुआ। चंद्रभान वाजपेयी की बातों के बाद अब नियंत्रण स्तर उसके लिए रहस्यमय नहीं रहा था। 3 विकास मार्ग महाशरीर प्रणाली, तत्वीय प्रणाली और मानसिक प्रणाली में से पहले 2 को हृदय नाम मिला था और मानसिक प्रणाली को ध्यान रत्न। जैसे महाशरीर प्रणाली में शक्ति का हृदय, चपलता का हृदय, रक्षा का हृदय। तत्वीय प्रणाली में अग्नि का हृदय, बर्फ का हृदय, धातु का हृदय। मानसिक प्रणाली में ध्यान रत्न। प्रारंभिक नियंत्रण स्तर जीवन ऊर्जा 1000, विकास मार्ग 1% - 30%। मध्यवर्ती नियंत्रण स्तर 2000, विकास 31% - 60%। उन्नत स्तर 3000, विकास 61% - 100%। इस बार जब मैंने नियंत्रण स्तर प्राप्त किया तो मैंने शक्ति का हृदय प्राप्त किया और तीसरे चरण की आनुवांशिक बंदी खोल दी। मेरा शरीर और मानसिक शक्ति दोनों ही बेहद सशक्त हुए हैं। मुझे लगता है कि आज मैं ध्यान रत्न स्तूप विधि को साध सकता हूँ। देव ने तुरंत अभ्यास करने का निश्चय किया। वह अध्ययन कक्ष में गया और विधि की पुस्तक ले आया। हालांकि उसने पूरी विधि पहले से ही याद कर रखी थी, फिर भी वह ध्यानपूर्वक उस 7 स्तरीय स्तूप की छवि को आधे घंटे तक देखता रहा। फिर उसने आंखें मूंदी और पुस्तक में वर्णित पद्धति से ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में जैसे ही उसने स्तूप की कल्पना की, मन में असंख्य विकर्षक विचार उमड़ पड़े और उसका ध्यान भटकाने लगे। लेकिन देव शांत रहा। वह बिना विचलित हुए उसी स्तूप पर केंद्रित रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे बीत गए, लेकिन वह स्तूप की स्पष्ट छवि नहीं बना पाया। हालांकि अब उसके मन के विचार शांत होने लगे थे। फिर एक समय ऐसा आया जब उसके मन में एक षटकोणीय स्तूप प्रकट हुआ। वह धुंधला था, केवल एक मंजिल का, और जैसे क्षण भर में विलीन हो जाएगा। साध लिया। देव खुशी से भर गया और ध्यान की अवस्था से बाहर आया। उसने अपनी विशेषता तालिका देखी। ध्यान रत्न स्तूप विधि ए श्रेणी प्रारंभिक वृद्धि अयोग्य। उसने मुस्कराकर सिर हिलाया। अब जब वह प्रारंभिक स्तर में प्रवेश कर चुका था, अब वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता था। मेरे पास अभी भी 2134-5 अंक हैं, लेकिन मैं ध्यान विधि को सीधे नहीं बढ़ा सकता। लगता है ध्यान विधि अन्य तकनीकों से अलग है। इसे उन्नत करना कहीं अधिक कठिन है। देव को अब समझ आया कि मानसिक योद्धाओं की संख्या इतनी कम क्यों थी। यह मार्ग सचमुच केवल प्रतिभाशाली लोगों के लिए था। अगर प्रतिभा नहीं हो तो परिश्रम व्यर्थ होता है। देव को पता था कि उसमें आत्मिक प्रणाली की प्रतिभा सीमित थी, लेकिन अब वह संवर्धन द्रव के जरिए स्वर्ग का द्वार खोलने पर तुला था। उसने बिना रुके उच्च स्तरीय आनुवंशिक पोषक द्रव लेना शुरू किया।
नियंत्रण स्तर पर पहुंचने के बाद वह प्रतिदिन 100 द्रव सहन कर सकता था। 2 दिन में उसने 200 द्रव लिए। विशेषता अंक 11,584-5 जोड़ 9,450। देव ने सोचा अब समय आ गया है, ध्यान रत्न स्तूप विधि को उन्नत करो। उसकी विशेषता तालिका में तेजी से चमक उत्पन्न हुई। एक धुंधली स्तूप छवि उसके मन में और ठोस हो गई। वह अब 3 मंजिल का हो चुका था। उससे मानसिक ऊर्जा एक धारा के रूप में निकलने लगी। उसके मन में एक मानसिक झील प्रकट हुई। यह असाधारण स्तर की मानसिक शक्ति की सीमा है। देव चौंका, लेकिन उसे पता था ये पर्याप्त नहीं। उसने फिर से पोषक द्रव लेना शुरू किया। 4 दिन और बीते। उसने 1400 और द्रव लिए। ध्यान रत्न स्तूप विधि को उन्नत करो। इस बार वह ध्यान रत्न बनाने को तैयार था, जैसा कि चंद्रभान ने बताया था। फिर एक क्षण आया, 6 मंजिल वाला स्तूप उसके मन में खड़ा था। उसके शिखर पर एक तेजस्वी रत्न चमक रहा था, जिससे अरबों किरणें निकल रही थीं। बाहर की दुनिया में देव की आंखें खुलीं और उनसे तेज सफेद प्रकाश फूटा। उसके शरीर से एक मानसिक तूफान फैल गया। दूसरी मंजिल की सभी खिड़कियां, झूमर और कांच की चीजें एक क्षण में चकनाचूर हो गईं। ये कैसे संभव है? नीचे खड़े देव के पिता धर्मपाल ऊपर की ओर देखे बिना नहीं रह सके। उनके चेहरे पर पहली बार हैरानी थी। सिर्फ 5 दिन हुए हैं जब देव ने अपना सुपर बॉडी सिस्टम नियंत्रण स्तर तक उन्नत किया था, और अब उसने अपनी आध्यात्मिक प्रणाली को भी उसी स्तर पर पहुंचा दिया है और एक स्पिरिट रिलिक भी निंग बना ली। चंद्रेश ने दूसरी मंजिल की ओर देखा। उनका सामान्यतः शांत मन भी इस क्षण में हल्का सा डगमगाया। दूसरी मंजिल पर देव अपने मन में स्थित 6 मंजिला रत्न स्तूप और उसके शीर्ष पर विराजमान स्पिरिट रिलिक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। जब से उसने शैडो रिसर्च बेस को घेरा था और आत्मिक युद्धक विद्यालय के पर्यवेक्षक फुयान की शक्ति को देखा था, तभी से वह एक आध्यात्मिक योद्धा बनने की इच्छा रखता था। लेकिन उसकी मानसिक क्षमता काफी कमजोर थी। वह रत्नस्तूप ध्यान तकनीक को लंबे समय से समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शुरुआती स्तर तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। इस बार उसने शक्ति का हृदय को निंग करके नियंत्रण स्तर प्राप्त किया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति तो बढ़ी ही, मानसिक शक्ति में भी काफी सुधार हुआ। इसी कारण वह प्रारंभिक स्तर में प्रवेश कर पाया। और फिर उसने रत्नस्तूप ध्यान तकनीक को सीधे 6ठे स्तर तक पहुंचा दिया और स्पिरिट रिलिक को निंग किया। आध्यात्मिक योद्धा सच में अद्भुत होते हैं, देव ने खुद से कहा। स्पिरिट रिलिक को निंग करने के बाद उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो। अब उसकी दृष्टि में ये संसार और भी अधिक रंगीन हो गया था। वह हवा में तैरते असंख्य अदृश्य कण और सूक्ष्मजीव देख सकता था। साथ ही वह वे आवाजें भी सुन पा रहा था जो पहले कभी सुनाई नहीं देती थीं, जैसे हवा का बहाव, दूर किसी पत्ते का गिरना या झील में बहता पानी। दुनिया अब अधिक सजीव, विशाल और 3 आयामी लगने लगी थी। देव समझ गया कि यह परिवर्तन स्पिरिट रिलिक के कारण था। अब वह इस दुनिया की गहराई को देख, सुन और अनुभव कर सकता था। उसने अपना गुणसूचक बोर्ड दोबारा देखा। नाम देव, प्रारंभिक नियंत्रण स्तर का योद्धा, जीवन ऊर्जा 3100, गुणांक बिंदु 1584.5, शक्ति का हृदय 5% अविकसित योग्य नहीं, स्पिरिट रिलिक 5% अविकसित योग्य नहीं, नवचंद्र रक्तरेखा जागृति 1% विकसित योग्य, मूल श्वास तकनीक एस श्रेणी स्तर 42 अंधगर्त रूप विकसित योग्य, विनाश का विश्व SS श्रेणी स्तर 1 सागर तोड़ना विकसित योग्य, चरम टाइटेनियम स्वर्ण शरीर S श्रेणी स्तर 5 मानव चरम शरीर अविकसित योग्य नहीं, मृगतृष्णा S श्रेणी स्तर 7 विकसित योग्य, रत्नस्तूप ध्यान तकनीक A श्रेणी स्तर 6 अविकसित योग्य नहीं। अब उसकी जीवन ऊर्जा 2100 से बढ़कर 3100 हो गई थी, यानी 1000 की बढ़त। ये किसी भी उन्नत नियंत्रण स्तर के योद्धा के न्यूनतम स्तर से ऊपर था। सबसे बड़ा परिवर्तन था आध्यात्मिक मार्ग का आरंभ। मैं अब एक आध्यात्मिक योद्धा हूँ। अगर यह बात पर्यवेक्षक चेन को बताऊंगा तो वो फिर से चौंक जाएंगे। देव मुस्कुराया, लेकिन कुछ खाली धातु के डिब्बों को देखकर उसका चेहरा थोड़ा मुरझा गया। शक्ति का हृदय को निंग करने के लिए उसने 400 उच्च स्तरीय आनुवंशिक पोषण घोल खर्च किए थे। ध्यान तकनीक को तीसरे स्तर तक पहुंचाने में 200 और लगे। फिर उसे 6ठे स्तर तक बढ़ाकर स्पिरिट रिलिक को निंग करने के लिए शेष 400 का उपयोग हो गया। यानी कि 10 अरब रुपये से मंगवाए गए 1000 पोषण घोल पूरी तरह खत्म हो चुके थे। पैसे खर्च करके स्तर बढ़ाना मजेदार तो है, पर पैसा खत्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। देव ने गहरी सांस ली। उसके खाते में अब केवल 45.4 लाख रुपये बचे थे। अब उसे वैश्विक मानव प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लेने की तीव्र इच्छा हो रही थी। अब प्रतियोगिता के पंजीकरण को 6 दिन हो चुके हैं और परसों से इसका आरंभ है। अब मुझे शहर से बाहर जाकर अपनी वर्तमान शक्ति का अभ्यास करना चाहिए। ये सोचते ही उसने अपनी ड्रैगन टूथ युद्ध तलवार को पीठ पर रखा और सीढ़ियों से नीचे उतर आया।
पापा, अभ्यास करते समय मैंने ऊपर की मंजिल पर कई खिड़कियां, झाड़ फानूस तोड़ दिए। सफाई वालों को बुलवाए और प्रॉपर्टी वालों से नई खिड़कियां और फर्नीचर लगवाए। मुझे ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। ठीक है। चंद्रेश ने सिर हिलाया और जाते हुए देव को गहरी नज़र से देखा। हाय, मैं एक नियंत्रण स्तर का योद्धा होकर भी अपनी खुद की गाड़ी नहीं रखता, ये कितना अजीब है। देव ने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसे याद आया कि उसके पास कोई उड़ने वाली कार तक नहीं है। वह मुस्कुराया। वह पहले भी कार खरीद सकता था, लेकिन हर बार पैसा आते ही वह उसे अभ्यास और विकास पर खर्च कर देता था। उसने कभी गाड़ी खरीदने का समय ही नहीं निकाला। उसने एक टैक्सी बुलाई और चालक को शहर द्वार तक चलने को कहा। 15 मिनट बाद वह शहर के द्वार पर पहुंचा और उतर गया। द्वार पर पुलिस तैनात थी। आम नागरिकों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वहां राक्षसों का खतरा था। लेकिन देव एक पंजीकृत योद्धा था, उसे छूट थी। पहचान सत्यापित कराने के बाद वह द्वार से बाहर निकल गया और खुले जंगल की ओर उड़ गया। कई किलोमीटर दूर एक घने जंगल में वह रुका। उसने चारों ओर देखा, पेड़, पहाड़, नदी और कई राक्षसी समूह। शक्ति परीक्षण के लिए उपयुक्त स्थान देखकर उसने संतोष से सिर हिलाया। अब इस शरीर की शक्ति को परखते हैं। देव ने बाएं हाथ को उठाया और खुद से बोले। वह वीडियो में देखी गई तकनीकों की नकल करना चाहता था, लेकिन तभी गोलियों की गूंज हवा में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे 10 से अधिक हैवी मशीन गनें एक साथ चल पड़ी हों। धातु की एक आंधी उसकी ओर बढ़ी। देव बिल्कुल शांत खड़ा रहा, मानो उसे इसकी उम्मीद पहले से थी। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। जब से मैं ड्रैगन बे गार्डन से निकला था, तब से ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे, अब आखिरकार हमला कर ही दिया। लेकिन मुझे मारने के लिए सिर्फ मशीन गनों का इस्तेमाल, क्या मजाक है। धातु की बौछार उसके शरीर से टकराई जैसे वह किसी लोहे की दीवार से टकरा रही हो। चिंगारियां उड़ने लगीं। वहीं उसके पीछे का जंगल बर्बाद हो गया। धत्तेरी, ये क्या लोहे से बना है। यहाँ तक कि आर्मर पियर्सिंग बुलेट भी बेअसर हैं। एक पहाड़ी से घबराई हुई गालियां सुनाई दीं। अब देखता हूं कौन है जो मुझे मारना चाहता है। देव की आंखों में क्रोध चमका, होठों पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा। धमाके के साथ धरती कांप उठी। उसके आसपास की जमीन फट गई। वह एक गोले की तरह हवा में उड़ा और सीधा उस पहाड़ी की ओर बढ़ चला। रास्ते में आने वाले पेड़ और पत्थर टूटते बिखरते चले गए। क्रोध, उग्रता, निर्दय संहार की भावना, मानो कोई प्राचीन दैत्य जो करोड़ों वर्षों से बंदी था, अब पिंजरे को तोड़कर संसार में विनाश लाने निकला हो। देव अब एक ऐसे योद्धा में बदल चुका था जो अकेले ही आधुनिक तकनीकी हथियारों से टक्कर ले सकता था। हालांकि आधुनिक हथियारों की मारक क्षमता अब भी भयावह थी, यहाँ तक कि सम्राट स्तर के राक्षस और मानवों के मार्शल देवता तक उनसे डरते थे। भारी मशीन गनें, खासकर वे जो कवच भेदी गोलियों से लैस होती थीं, असाधारण योद्धाओं और राक्षसों के लिए मृत्यु समान थीं। आमतौर पर असाधारण स्तर के योद्धा और राक्षस अगर इन गोलियों की चपेट में आ जाएं, तो उनके आर पार छेद हो जाना तय था। यहाँ तक कि सुपर बॉडी सिस्टम वाले नियंत्रण स्तर के योद्धा भी इससे घायल हो सकते थे। तत्व प्रणाली और आत्मिक प्रणाली के नियंत्रण स्तर के योद्धा भी अगर इन गोलियों की चपेट में आते तो गंभीर चोट तय थी। लेकिन इन योद्धाओं की प्रतिक्रिया गति, बचाव क्षमता और पुनर्स्थापना क्षमता असाधारण होती थी। केवल भारी मशीनगनों से उन्हें मारना असंभव था। जब तक परिस्थिति वैसी न हो जैसी अभी थी, जहां देव पर 10 से ज्यादा भारी मशीनगनों से एक साथ गोलियों की बौछार हो रही थी, उसमें हर दिशा से हमला हो रहा था। फिर भी देव एक कदम भी पीछे नहीं हटा। वह जैसे कोई बंधनों से मुक्त हुआ क्रुद्ध देवता हो। गोलियों की आंधी के बीच वह सीधा दौड़ पड़ा। मशीनगन की कवच भेदी गोलियां जब उसके शरीर से टकराईं, तो जैसे धातु से धातु टकराए हो। सिर्फ सफ़ेद निशान बनते थे, पर कोई छेद नहीं। पहाड़ी पर खड़े दर्जनों लोग सन रह गए। हे भगवान, ये आदमी कोई टैंक है क्या? इसका शरीर तो किसी बख्तरबंद वाहन से भी सख्त लग रहा है। यहाँ तक कि सुपर बॉडी सिस्टम के नियंत्रण योद्धा भी सीधे मशीनगन नहीं झेल सकते। अगर ये गोलियां नहीं रोक पा रही, तो अब तो अग्नि तोप का इस्तेमाल करो। एक नेता चीखा। 5 भारी शरीर वाले योद्धाओं को 5 अग्नि तोपें तैनात करने का आदेश मिला। ये अग्नि तोपें बख्तरभेदी गोले चलाती थीं, जो सामान्य कवच को चीर देती थीं। टैंक को भी गिरा सकती थीं। इनकी गोली इंसानी हथेली से लंबी और सामान्य गोली से 4 गुना मोटी होती थी। जब ये 5 अग्नि तोपें दागी, तो आसमान में 5 आग की रेखाएं चमक उठीं, जो सीधे देव की ओर बढ़ीं। जो भी चट्टानें या पेड़ रास्ते में थे, वे जलकर राख हो गए। देव ने गंभीर निगाहों से देखा और अपनी चरम टाइटेनियम स्वर्ण काया की 3 परतें सक्रिय कीं। उसका पूरा शरीर एक चांदी जैसी कवच में ढक गया। गोलियां टकराईं और चिंगारियां उड़ीं, लेकिन उसका शरीर जरा भी नहीं डगमगाया। ये राक्षस, पहाड़ी के लोग पसीने में भीग गए। तभी देव ने अपनी पीठ से दंतनुमा युद्ध तलवार खींची। उसकी पूरी ऊर्जा उसमें भर दी। एक लंबी सांस ली और तलवार से एक तीव्र वार किया।
एक ग्रे रंग की तलवार रश्मि बिजली की तरह हवा को चीरती हुई सीधी आगे बढ़ी। जो भी रास्ते में आया, जंगल, पहाड़ी, नदी, सब कट गए। भागो! पांचों शक्तिशाली योद्धा चिल्लाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पूरा पहाड़ दो टुकड़ों में बंट गया। 30 से ज्यादा लोग रक्त की वर्षा में बदल गए। मशीनगनें और अग्नितोपें टुकड़े टुकड़े हो गईं। तलवार की वह शक्ति जमीन पर 2000 मीटर लंबा घाव छोड़ गई। ये है नियंत्रण स्तर के योद्धा की ताकत। कमीने ने ये स्तर प्राप्त कर लिया। पांचों योद्धाओं के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने इतनी तैयारी सिर्फ देव को मारने के लिए की थी, लेकिन उसे ही कम आंका था। देव अब आगे बढ़ा। सामने मौजूद सभी योद्धाओं की जातीयता देखकर वह समझ गया, ये सभी 5 बड़े कुलों के लोग थे: चतुर्वेदी, लांबा, जांगड़ा, रैना और मित्तल। तुम्हारा बदला लेने आ गए, पर तुम जैसे कचरे क्या मेरी जान ले पाओगे? देव ने तलवार चलाकर 5 असाधारण योद्धाओं का सिर काट डाला। देव, घमंड मत कर। पिछली बार तो चेन बाजौर ने अपनी शक्ति से हमारे योद्धाओं को दबाया था। इस बार वैसी किस्मत नहीं है। बातों में समय क्यों बर्बाद करना, अभी के अभी इसे खत्म करते हैं, लांबा ने कहा, और रैना ने अपने काले भाले के साथ हमला कर दिया। भाला पहाड़ों को भेदता चला आ रहा था। मित्तल भी 100 मीटर लंबा एक सींग वाला हिमनाग बुलाकर उस पर चढ़कर देव की ओर बढ़ा। चतुर्वेदी, लांबा, जांगड़ा और अन्य 13 असाधारण योद्धा भी एक साथ टूट पड़े। देव हंस पड़ा। अच्छा है, मैं अपनी ताकत आजमाना चाहता था। तुम लोग मेरे लिए बढ़िया हथियार हो। उसने चरम टाइटेनियम स्वर्ण काया के 5वें स्तर मानव चरम शरीर को सक्रिय किया। अब वह पूरी तरह यांत्रिक दैत्य बन चुका था। उसके शरीर की सभी मांसपेशियां यंत्रों में बदल चुकी थीं। उसकी त्वचा पर सर्किट जैसे नीली रेखाएं चमक रही थीं। देव ने एक घूंसा मारा, रैना का भाला चूर हो गया और उसी घूंसे से रैना का सीना फट गया। ये कैसे संभव है? देव ने रैना को रक्त की धुंध में बदल दिया। हिमनाग ने हमला किया, पर देव हवा में कूद पड़ा और सीधा उसकी देह को चीरता हुआ मित्तल से टकराया। उसका शरीर 4 टुकड़ों में बंट गया। ये दृश्य देख चतुर्वेदी, लांबा और जांगड़ा घबरा गए। उन्होंने हमला रोककर भागने की कोशिश की। बाकी योद्धा भी भागने लगे। मेहमान दूर से आए हैं और अब चले जाना चाहते हैं। क्या मेरी मेजबानी पसंद नहीं है? देव के शब्दों के साथ ही आकाश में एक षटकोणीय रत्नमयी स्तूप प्रकट हुआ। एक भयावह मानसिक दबाव ने सैकड़ों मीटर का क्षेत्र ढांक लिया। तीनों योद्धा और 13 असाधारण योद्धा रुक गए। 13 की तो खोपड़ी जैसे फटने लगी। तुमने ध्यान साधना की कला को 6ठे स्तर तक पहुंचा दिया, और तुम मानसिक योद्धा भी हो। तीनों भयभीत हो गए, लेकिन देव ने कोई जवाब नहीं दिया। विश्व विनाश तलवार कला सागर भेदन। उसने पहली बार यह कला पूरी शक्ति से इस्तेमाल की। तलवार से एक समुद्र जैसी फांट निकल पड़ी और उसमें से विश्व विनाश की एक लहर उठी। पल भर में सभी योद्धा रक्त की धुंध में बदल गए। वह तलवार लहर एक दूर के पर्वत को चीरती हुई निकल गई। पर्वत का सिरा टूटकर नीचे गिर पड़ा और धूल का गुबार उठ गया। नियंत्रण स्तर की शक्ति असाधारण स्तर से कहीं ज्यादा मजबूत है। देव हवा में मंडरा रहा था और परीक्षण के नतीजों से पूरी तरह संतुष्ट था। लेकिन जैसे ही उसे 5 बड़े घरानों द्वारा उस पर किए गए घात की बात याद आई, उसकी आंखों में क्रोध और मारक इरादा चमक उठा। अगर वह इस बार संयोग से नियंत्रण स्तर तक न पहुंचता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। अब जब उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो मुझे भी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी हमले या अपमान को सह लेता। अब वह खुद हमला करने के मूड में था। वैश्विक मानव प्रतिभा प्रतियोगिता में ये 5 घराने जरूर भाग लेंगे। अगर मैं इन घरानों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सका तो कम से कम प्रतियोगिता में आए हुए इनके प्रतिभावानों को तो समाप्त कर ही दूंगा। इंस्ट और मेदिची दोनों पश्चिमी परिवार हैं। इनके प्रतिभाशाली लोग पश्चिमी प्रतियोगिता क्षेत्र में होंगे, लेकिन गुप्ता, अग्रवाल और वर्मा परिवार तो यहीं गुजरात क्षेत्र में हैं। देव बुदबुदाया और उसकी आंखों में ठंडा संकल्प भर गया। अगले ही पल वह उड़ता हुआ जयपुर की ओर निकल पड़ा। कुछ देर में वह अपने घर लौट आया। दूसरी मंजिल पर टूटे हुए खिड़की के शीशे, झूमर, कॉफी टेबल सब बदल दिए गए थे। अरे, मुझे पर्यवेक्षक चंद्रशेखर को बताना ही भूल गया कि मैं नियंत्रण स्तर पर पहुंच चुका हूं। देव ने तुरंत उन्हें वीडियो कॉल किया। देव, क्या तुमने सफलता पाई? चंद्रशेखर की आवाज में बेसब्री थी। देव मुस्कुराया और सिर हिलाया। आपकी कृपा से अब मैं नियंत्रण स्तर का योद्धा बन चुका हूं। चंद्रशेखर ठहाका लगाकर हंसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 17 वर्ष की उम्र में नियंत्रण स्तर तक पहुंच जाना। इतिहास में तुम्हारी उपलब्धियां शीर्ष 10 में आएंगी। सिर्फ शीर्ष 10? देव ने भौहें चढ़ाईं। उसे उम्मीद थी कि वह पहले स्थान पर होगा। तुम्हें शीर्ष 10 से भी संतोष नहीं? चंद्रशेखर ने उसे घूरते हुए कहा। क्या तुम्हें पता है इन शीर्ष 10 में कौन कौन रहा है? इनमें से 3 नाग, सूर्यदेव और चंगा साहा तो महानतम योद्धा माने जाते हैं। बाकी सभी केंद्रीय परिषद के सदस्य हैं।
परिषद का सदस्य बनने का मतलब है कि तुम एक दिव्य योद्धा के शिखर तक पहुंच सकते हो। अगर कोई बड़ी गलती न की तो तुम्हारे लिए ये भविष्य तय है। क्या ये कम है? चंद्रशेखर के चेहरे पर ईर्ष्या साफ दिख रही थी। एक राजा स्तर तक पहुंचना ही किसी जीवन की उपलब्धि होती है और एक दिव्य योद्धा बनना तो सपना ही होता है। लेकिन देव के पास वो संभावना थी। देव मुस्कुरा कर बोला, कुछ हद तक ठीक ही है। चंद्रशेखर को लगा जैसे कोई उसकी पसलियों में मुक्का मार गया हो। वैसे देव, जब तुम असाधारण स्तर पर थे तब भी तुमने चौधरी बुयनाथ और उसके 3 साथियों को हरा दिया था। अब जब तुम नियंत्रण स्तर पर हो तो तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ गई होगी। गुजरात क्षेत्र में शीर्ष 10 में आना अब तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन पहले स्थान के लिए तुम्हें कुछ खास नामों से भिड़ना होगा। हमारे युद्धकला विद्यालय का बैजंती, प्रकृति विद्यालय की रिया, आत्मा विद्यालय का लवेश, लूथरा परिवार का अंश और कई अन्य। मैं तुम्हें इनके नामों की सूची और उनके कुछ युद्ध वीडियो भेज रहा हूं। उन्हें ध्यान से देखना। देव को सूची और वीडियो की फाइल मिल गई। सुनकर अच्छा लगा कि बड़ी बहन रिया भी मेरी प्रतियोगी बनी है। देव ने हंसते हुए सूची खोली। उसमें 10 प्रतिभागियों की जानकारी थी। 1. अंश लूथरा, लूथरा परिवार, गुजरात शहर। 2. बैजंती, युद्धकला विद्यालय, गुजरात। 3. रिया, प्रकृति युद्ध विद्यालय, गुजरात। 4. लवेश, आत्मा युद्ध विद्यालय, गुजरात। 5. पंकज हेड़ा, फर्स्ट मिलिट्री यूनिवर्सिटी। 6. युवराज शेख, सेकंड मिलिट्री यूनिवर्सिटी। 7. ललित चेंग, ड्रैगन टाइगर यूनिवर्सिटी। 8. गुंजन, एक शाही परिवार की प्रतिभा। 9. यामिनी झा, झा परिवार, गुजरात। 10. पूर्वा मिंगला, दक्षिण भारत युद्ध विश्वविद्यालय। देव ने इनमें से 3 को पहले ही देखा था। उसने सभी युद्ध वीडियो देखे और हर एक की ताकत और रणनीति को समझा। अगले दिन भी वह वीडियो का अध्ययन करता रहा और तीसरे दिन तक उसे इन 10 प्रतियोगियों पर अच्छा खासा विश्वास हो गया। 1 अगस्त 2030। पूरी दुनिया की निगाहें वैश्विक मानव प्रतिभा प्रतियोगिता पर थीं। इस बार प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जा रहा था। प्रतियोगियों के अलावा लाखों लोग सरकारी मार्शल आर्ट वेबसाइट पर लॉग इन करके लाइव देखने की तैयारी में थे। गुजरात क्षेत्र से कुल 5,36,562 प्रतिभागी, बहुत बड़ी संख्या है। देव ने यह आंकड़ा देखा और बिस्तर पर लेटकर VR हेलमेट पहन लिया। सभी गुजरात क्षेत्र के प्रतिभागियों ध्यान दें, अब आप वर्चुअल युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। इस बार की प्रारंभिक प्रतियोगिता को 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। सभी प्रतिभागियों को इनमें से किसी एक क्षेत्र में भेजा जाएगा। विशेष नियम अंदर पहुंचने के बाद बताए जाएंगे। अगले पल देव को महसूस हुआ कि वह एक कमरे में खड़ा है। यही है क्या वर्चुअल युद्ध क्षेत्र? उसने खुद को शीशे में देखा, वही युद्धक पोशाक, वही पीठ पर टंगी नागदंड तलवार। उसके भीतर की ऊर्जा और ध्यान केंद्र भी वैसे ही सक्रिय थे। ये वर्चुअल दुनिया असली से भी अधिक वास्तविक लग रही थी। वह खिड़की तक गया और बाहर देखा, एक आधुनिक महानगर जैसा दृश्य, चारों ओर गगनचुंबी इमारतें थीं। अचानक उसकी बांह पर एक स्क्वायर स्क्रीन उभरी और उसमें ये जानकारी दिखाई दी। प्रतिभागी देव, अंक 0, रैंकिंग कोई नहीं, क्षेत्र गुजरात क्षेत्र, क्षेत्र 3। नियम, प्रारंभिक प्रतियोगिता 3 दिन चलेगी। अंक के आधार पर रैंकिंग होगी। अंक नियम, एक प्रतियोगी को हराने पर 1 अंक मिलेगा, साथ ही विरोधी के अर्ध अंक भी मिलेंगे। रैंक नियम, जितने अधिक अंक उतनी ऊंची रैंकिंग। मृत प्रतियोगियों की अंक स्थिति भी रैंक में जोड़ी जाएगी। गुजरात के इस क्षेत्र में लगभग 53,600 प्रतिभागी थे। स्पर्धा कठिन थी। देव ने नियमों को देखकर हल्की मुस्कान दी। नियम कोई भी हो, मुझे पता है कि मैं ये प्रारंभिक दौर पार कर लूंगा। लेकिन पहले इन तीनों गुप्ता, वर्मा और अग्रवाल परिवारों को ढूंढना होगा। जहां मैं हूं, वहां ये लोग सांस लेने के भी काबिल नहीं। देव ने खिड़की तोड़ी और आसमान की ओर उड़ गया। उसी समय पूरी दुनिया में करोड़ों लोग कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिवाइसेस के जरिए इस युद्ध का सीधा प्रसारण देख रहे थे। गुजहोंग क्षेत्र के जोन 3 के वर्चुअल युद्ध क्षेत्र में देव आकाश में तैरते हुए शहर के ऊपर पहुंच गया। उसने तय कर लिया था कि वह इस जोन में मौजूद चू, झांग और लिंग परिवारों के सभी लोगों को समाप्त कर देगा। परंतु समस्या ये थी कि वह इन तीनों बड़े परिवारों के लोगों को पहचानता नहीं था। वह ये भी नहीं जानता था कि क्या इन परिवारों के किसी सदस्य ने वैश्विक मानव प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि वे सामने भी खड़े होते तो भी वह उन्हें पहचान नहीं पाता। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। वह स्वयं उन्हें नहीं पहचानता था, परंतु कई ऐसे लोग होंगे जो उन्हें पहचानते हों। ये प्रतियोगिता गुजहोंग बेस सिटी की थी और यहाँ के सभी प्रमुख परिवारों के प्रतिभागी इसी जोन में शामिल थे। निश्चित ही इन प्रतिभागियों में कई ऐसे होंगे जो उन तीनों परिवारों के सदस्यों को जानते हों। वह जैसे ही नीचे उतरकर लंबी सड़क पर शांति से चलने लगा, तभी एक तेज धमाके की आवाज़ आई। उसने देखा कि एक गगनचुंबी इमारत की कांच की मंजिल फटी और 2 आकृतियां लड़ते हुए नीचे गिर पड़ीं। यह मानो युद्ध की शुरुआत का संकेत था।
कुछ ही पलों में पूरी शहर में विस्फोटों की आवाज़ें गूंजने लगीं और गगनचुंबी इमारतों के बीच कई लोग आपस में लड़ने लगे। देव ने जमीन पर उतरकर किसी उपयुक्त लक्ष्य की तलाश शुरू कर दी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह व्यक्ति गुज़होंग बेस सिटी के किसी परिवार से संबंधित है। तभी पास की एक बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से एक व्यक्ति कूदा और तलवार से उस पर वार किया। देव ने केवल एक उंगली से उसका वार रोक दिया। ये गलत हो गया, इस लड़के की ताकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। उस दाढ़ी वाले योद्धा के चेहरे पर डर छा गया। वह बिना कोई देरी किए पलटा और भागने लगा। मित्र, जब आ ही गए हो तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। देव की हथेली बिजली की गति से उसकी पीठ पर आ गिरी और वह वहीं जड़ हो गया। ये युवक नियंत्रण स्तर का योद्धा है। वह चौंका। उसकी पीठ पर पड़ी हथेली ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी पर्वत रखा हो और वह हिल भी नहीं सका। भाई, ये तो बस एक गलतफहमी थी। उस दाढ़ी वाले ने घबराकर मुस्कुराने की कोशिश की। गलतफहमी? देव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मित्र, तुम गुज़होंग बेस सिटी से हो या किसी सैटेलाइट सिटी से? मेरा नाम हनबीर है, मैं शेरनगर से हूँ। शेरनगर तो जहांगनगर के पास ही है। पड़ोसी हुए ना हम, देव ने कहा। हनबीर को लगा कि अब माहौल कुछ नर्म हुआ है, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन में दर्द उठा और वह ढेर हो गया। पड़ोसी होने के नाते तुम्हें विदा करता हूँ, देव ने कहा और शब्द देखते ही गायब हो गया। उसकी बाईं कलाई पर डिस्प्ले पर दिखा अंक 1। देव आगे बढ़ चला। एक मोड़ पर सुशील, हर्षवर्धन, सूरज और करण सहमे हुए पास ही चल रही एक युद्ध को देख रहे थे। वे सभी जागृत स्तर के योद्धा थे और जान चुके थे कि यह प्रतियोगिता कितनी भीषण है। एक बार फिर नियंत्रण स्तर का योद्धा ऊपर से उड़ता दिखा। अगर हम समय पर नहीं हटे तो मर ही जाते। हमें बस ज्यादा देर तक जिंदा रहना है, शायद कोई घायल योद्धा मिल जाए जिससे कुछ अंक मिल जाएं। सभी के चेहरे पर निराशा थी जब अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे चारों के चारों, ये तो किस्मत है। वे पलटे और डर के मारे ठिठक गए। देव की छवि उनके दिमाग में अभी भी वैसी ही ताज़ा थी जैसी उन्होंने राजपूत हवेली में देखी थी, रौद्र और निडर। भाइयों, मरना है या जीना है? देव ने मुस्कराते हुए पूछा। चारों ने सतर्कता से पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा, मरना है या जीना? जीना तो है ही, तो बात साफ है। चू, झांग और लिंग परिवार के युवाओं की पूरी जानकारी दो। क्या तुम इस जोन में तीनों परिवारों के सभी लोगों पर हमला करने जा रहे हो? बिल्कुल, चारों चौंक गए। सुशील ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक वर्चुअल युद्ध क्षेत्र है। हम मर भी जाएं तो असली दुनिया में हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमने कुछ बताया तो असली जिंदगी में तीनों परिवार हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। देव ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद ही जानकारी ले लूंगा। उसकी आंखों से तेज सफेद प्रकाश निकला। चारों एक भ्रमित स्थिति में विचित्र दुनिया में चले गए। तीनों परिवारों के युवाओं के बारे में पूरी जानकारी दो, एक भारी आवाज उनके अंतर्मन में गूंजने लगी। उस शक्ति के प्रभाव से वे अनजाने में सब कुछ बता बैठे, नाम, चेहरों की छवियां, स्थान, सभी जानकारी। बाहर देव की आंखों से प्रकाश धीमे धीमे गायब हो गया। उसने ध्यान साधना की पुस्तक में लिखे ब्रह्म मंत्रों का प्रयोग किया था और वह सब जान चुका था जो उसे चाहिए था। फिर उसने चारों के दिल पर वार किया। वे धीरे धीरे बुलबुले की तरह विलीन हो गए। अंक 5। देव को अंक से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब वह तीनों परिवारों के हर प्रमुख युवा को पहचान सकता था। अब असली शिकार शुरू होता है। देव की आंखों में तीव्र प्रकाश चमका और वह आकाश में रॉकेट की तरह उड़ गया। गुजरात क्षेत्र, जोन 3। सिन्हा परिवार बहुत ही नीच है। इन्होंने प्रतियोगिता में मिलकर हमला किया। एक खून से सना योद्धा गुस्से में चिल्लाया। वह एक इमारत की दीवार तोड़कर नीचे कूद पड़ा। उसके पीछे कई योद्धा पीछा करते हुए आए, उनके चेहरों पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी। वे भी कूद पड़े। घायल योद्धा जमीन पर उतरा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने पहला कदम ही बढ़ाया था कि बिजली की तरह चमकती एक सुनहरी भाला उसकी छाती भेदती हुई उसे जमीन से चिपका गई। जीतने वाला ही राजा होता है, हारने वाला डाकू। इतने सालों से इस क्षेत्र में हो, इतना भी नहीं समझे। जिसने भाले से वार किया था वह शांत चेहरा लिए अपना भाला निकाल चुका था। मृत योद्धाओं की लाशें तुरंत बुलबुलों की तरह गायब हो गईं। आरव बाबू, सिन्हा परिवार के कुछ योद्धा जमीन पर उतरे और आरव के सामने झुक गए। आरव ने ठंडी निगाह से सिर हिलाया। अब उसका स्वभाव पहले जैसा नहीं था। पहले वह घमंडी और आत्मविश्वासी था, अब वह जैसे एक जहरीले सांप में बदल चुका था, ठंडा और क्रूर। ये रूप देखकर खुद सिन्हा परिवार के योद्धाओं के मन में डर बैठ गया। नया निशाना ढूंढो, आरव ने आदेश दिया और मुड़कर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी नज़र ठिठक गई। वह चेहरा जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, देव। लगता है आजकल पृष्ठभूमि ही सब कुछ है। चाहे तुम अपाहिज हो जाओ, लेकिन अगर पीछे कोई बड़ा नाम है तो बच भी सकते हो, तुम्हारी तरह, देव ने शांत स्वर में कहा। देव, आरव के मुंह से गुस्से में दो शब्द निकले। उसकी आंखों में गहरी नफरत थी।
ये वही व्यक्ति था जिसने उसकी सालों की योजना से तय शादी को तोड़ दिया, उसे अपन बना दिया और पूरी गुजरात बेस सिटी में मजाक बना दिया। देव ही वह था जिसने उसके पिता को मारा और मां को रोज रुलाया। इलाज के समय उसने हर रोज केवल एक ही बात सोची, बदला। वह बार बार कल्पना करता कि कैसे वह देव के शरीर को टुकड़े टुकड़े करेगा और हर टुकड़े को चबाकर खा जाएगा। मुझे तुम्हारी नज़रें पसंद नहीं, देव ने उसकी आंखों में झांकते हुए ठंडे स्वर में कहा। आरव, भागो! सिन्हा परिवार के कुछ योद्धा चिल्लाते हुए देव पर टूट पड़े। देव ने एक हल्की सी चपत मारी और वे सब खून की बारिश में बदल गए। तू भाग क्यों नहीं रहा? देव ने आरव से कहा, जो अब भी वहीं खड़ा था। आरव कुछ नहीं बोला, उसकी निगाहें बस देव पर जमी रहीं। देव, याद रखना, हमारा हिसाब अभी शुरू हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही उसके सीने में जोर का धमाका हुआ। उसका दिल फट चुका था। वह धीरे धीरे गिर पड़ा, उसकी आंखें अब भी देव पर टिकी थीं। इसने आत्महत्या कर ली। देव ने देखा कि आरव का शव गायब हो रहा था और उसके माथे पर एक हल्की सिलवट उभरी। लेकिन उसने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। वह जानता था, जो एक बार हार गया वह उसे पछाड़ नहीं सकता। अगला, देव बुदबुदाया और उसकी आकृति हवा में विलीन हो गई। कुछ ही समय में देव ने जोन 3 में पटेल, भाटिया और मेहता परिवार के कई प्रतिभागियों को खोजकर मार डाला। कई लोगों ने देखा कि कैसे वह इन 3 परिवारों के प्रतिभागियों का पीछा कर रहा था। अब सभी को उसका नाम मालूम हो गया था। गुजरात बेस सिटी के कई प्रतियोगियों को इन 3 बड़े परिवारों और देव के बीच की दुश्मनी का पता था। पूरा जोन 3 सनसनी में था। देव सच में निर्दयी है। उसने तीनों परिवारों के लोगों को जड़ से खत्म करने की ठान ली है। इनकी किस्मत ही खराब है। अगर देव जैसे मौत के देवता से भिड़ गए तो शायद कोई भी टॉप 100 में नहीं पहुंच पाएगा। लगता है सेमीफाइनल और रीजनल फाइनल में भी देव तीनों परिवारों के किसी भी प्रतिभागी को नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इन परिवारों को बहुत भारी नुकसान होगा। संघ ने तो इस प्रतियोगिता में प्रतिभावान प्रतिभागियों के लिए भारी संसाधन निर्धारित किए हैं। अगर ये पहले ही बाहर हो गए तो सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। इस चर्चा ने जोन 3 की पूरी लड़ाई का माहौल ही बदल दिया। बाहर की दुनिया में भी जोन 3 को लेकर भारी रुचि थी। गुजरात बेस सिटी के सभी बड़े परिवार ये लाइव देख रहे थे। ये दृश्य विदेशी एंस्ट और मेडिसी परिवार भी देख रहे थे। देव बहुत ही बदला लेने वाला है। उसने पहले ही इन 3 परिवारों के बड़े लोगों को मार डाला, फिर भी यही नहीं रुका। शायद यह मामला इतना सरल नहीं जितना दिखता है। शायद इन 3 परिवारों ने पहले ही देव पर गुप्त वार किया हो। तुम लोग बस बदला देख रहे हो। कोई देख रहा है कि वह अब नियंत्रण स्तर का योद्धा बन चुका है। केवल 17 साल की उम्र में ये लड़का कभी कोई नुकसान नहीं उठाता। चंद्रकांत बाजपेयी, जो अब भी देव पर नजर रखे थे, उन्होंने निराश होकर सिर हिलाया। लेकिन पटेल, भाटिया और मेहता परिवार के वरिष्ठगण गुस्से से पागल हो गए थे। ये हरामी अभी तक जिंदा कैसे है? क्या हमारे भेजे गए हत्यारे असफल हो गए? लगता है घातक हमला विफल रहा। लेकिन ये जांच करनी होगी कि वह कैसे बचा। उसने हमारे 3 परिवारों के प्रतिभागियों को जिस तरह मारा है, वह 10,000 बार मरने के लायक है। तीनों परिवारों के वरिष्ठगण हैरान थे कि देव उस संयुक्त हमले से कैसे बच गया। इंस्ट और मेडिसी परिवार भी इस रहस्य से परेशान थे। उन्होंने तुरंत गुजरात क्षेत्र में अपने आदमी भेज दिए। डोंग, वेंकट, काव्या और देव की बहन राधा भी जोन 3 का लाइव देख रहे थे। डोंग और राधा समझ नहीं पा रहे थे कि देव ऐसा क्यों कर रहा है। ये वही पागल है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एरेना में लगातार 100 जीत चुका है। उसकी ताकत किसी से कम नहीं। अब तक उसने सिर्फ 17-18 लोगों को मारा है। उसके तो सिर्फ 40 अंक हैं, जबकि लीड बोर्ड में टॉप वाले के 300 से ऊपर। डोंग, वेंकट ने हैरानी से कहा, कहीं भैया इस बार बाहर न हो जाएं। राधा ने चिंतित होकर कहा, वर्चुअल युद्धभूमि। जब देव ने तीनों परिवारों के कई प्रतियोगियों को मार दिया तो अचानक 10 लोगों ने उसे घेर लिया। पिछली बार की तरह 55 लोगों वाला हत्यारा समूह नहीं था, लेकिन ये 10 नियंत्रण स्तर के योद्धा थे। मैं आरव फैयू हूं। तुमने हमारे 3 परिवारों के प्रतियोगियों का नाश किया है। बहुत घमंड है तुम में। उसके पीछे एक 2 पंखों वाला सुनहरा नाग मंडरा रहा था। मैं ललित हूं। तुमने हमारी घर की स्त्री को मारा है। आज तुम नहीं बचोगे। ललित कुछ साल बड़ा था, पर उसकी निगाहें ठंडी थीं। मैं हरिओम, भाटिया परिवार से, एक अन्य युवक ने शांत स्वर में कहा। उसकी देह से धुएं और कुहासे जैसी आभा निकल रही थी। लगता है इन तीनों परिवारों में भी कुछ काबिल लोग हैं। देव ने एक नज़र आरव, ललित और हरिओम पर डाली, फिर बाकी 7 को देखा। तुम लोग, क्या वजह है मेरे खिलाफ आने की? और तुम लोग मुझ पर क्यों हमला कर रहे हो? देव ने चंचलता से उन 7 कंट्रोल स्तर के योद्धाओं की ओर देखा जो देवांश, ललित और जय से अलग खड़े थे। देव, क्या इसके लिए कोई कारण जरूरी है?
वर्चुअल युद्ध क्षेत्र में कदम रखते ही हम एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि तुम आगे जाकर हमारे लिए मुसीबत बनो, इसलिए तुम्हें अभी खत्म करना चाहते हैं, एक योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा। बाकी 6 योद्धा खामोश रहे। देव थोड़ी देर के लिए ठिठका, फिर मुस्कुराया, बात तो ठीक है, हम पहले से ही विरोधी हैं, ज्यादा वजह की जरूरत नहीं है। उसने अचानक छलांग लगाई और हवा में कई प्रतिच्छवियां बनाते हुए उस योद्धा के सामने प्रकट हो गया। धड़ाम, उसकी मुट्ठी ने शून्य को चीरते हुए जोरदार वार किया। यह मुक्का इतना भारी था कि हवा में एक निर्वात सुरंग बन गई। वह योद्धा चौंक गया। उसकी देह से पृथ्वी तत्व की ऊर्जा उमड़ने लगी, जिससे उसने एक 6 स्तरीय ढाल बनाई और अपने शरीर पर एक पत्थर की बख्तर भी पहना ली। पर जैसे ही वह ढाल बनी, देव की मुट्ठी ने उसे भेद दिया। बख्तर को चीरते हुए उसकी छाती को भेद डाला। तुम सही कह रहे थे, हम सब प्रतियोगी हैं, लड़ने के लिए कारण की जरूरत नहीं, देव ने भावशून्य स्वर में कहा। क्या ताकत थी, क्या शरीर था, वो योद्धा बुदबुदाया और फिर बुलबुले की तरह गायब हो गया। ये देख देवांश, ललित, जय और बाकी योद्धाओं के चेहरे पर तनाव की लकीरें खींच गईं। सब एक साथ हमला करो, देवांश गरजा। उसने अपने शरीर से सुनहरी सांप की श्वास तकनीक को सक्रिय किया। उसकी पीठ से 2 पंखों वाला विशाल सुनहरा सांप निकल आया। वह सांप गरजता हुआ देव की ओर लपका। ललित ने आसमान की ओर निशाना साधते हुए तीर चलाए। 9 एलॉय के तीर बिजली की रफ्तार से देव की ओर बढ़े। जय ने विशाल घूंसे बनाए जो मकानों जितने बड़े थे और उल्का वर्षा की तरह देव पर टूट पड़े। बाकी 6 योद्धाओं ने भी अपने अपने हथियारों, तलवार, भाले, गदा, भुजाएं से हमला किया। पूरे क्षेत्र में ऊर्जा की लहरें फैल गईं, सड़कें फट गईं और आसपास की इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। इस युद्ध को कई लोग देख रहे थे, प्रतियोगिता क्षेत्र के भीतर भी और बाहर भी। बाहर की दुनिया में चंद्रबोधन स्क्रीन को देख चिंतित हो उठा। उसे उम्मीद थी कि देव इस प्रतियोगिता में विश्व फाइनल तक पहुंचेगा, पर अभी तो ये सिर्फ प्रारंभिक दौर था। ये लोग कितने नीच हैं, इन्होंने बड़े भैया को घेर लिया है। देविका की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। पागल, टिके रहो। वेंकट भी चिंतित था। 5 परिवारों के वरिष्ठ लोग भी इस युद्ध को देख रहे थे। वर्चुअल युद्ध क्षेत्र में देव शांत था। उसने सीधे एक्सट्रीम टाइटेनियम गोल्डन बॉडी की 5वीं अवस्था, मानव चरम शरीर को सक्रिय किया। वह एक छोटे धातु मानव में बदल गया। उसकी मांसपेशियां मशीनों में तब्दील हो गईं, जिन पर बिजली सी नीली रेखाएं चमकने लगीं। चारों ओर से हो रहे हमलों के बीच भी वह चल खड़ा रहा। ये कैसे हो सकता है? सभी योद्धाओं की आंखें चौड़ी रह गईं। बाहर 5 परिवारों के वरिष्ठ भी स्तब्ध थे। चंद्रबोधन ने चैन की सांस ली और बुदबुदाया, ये तकनीक सच में अद्भुत है। देविका अवाक रह गई। भैया इतने ताकतवर हैं, मैं जानता था तू कमाल करेगा। वेंकट हंसा। अब देव ने कदम बढ़ाया। वह पलक झपकते एक योद्धा के सामने पहुंचा और अपनी तलवार से उसे बीचों बीच काट दिया। कमबख्त, देवांश चीखा और बाकी सब ने फिर हमला किया, पर देव ने उन्हें नजरअंदाज किया। उसकी तलवार एक के बाद एक वार करती गई, कभी सिर उड़ाया, कभी दिल चीर दिया, कभी सीधे 2 टुकड़े कर दिए। कुछ ही पलों में 5 और योद्धा गिर चुके थे। आखिर में देवांश, ललित और जय भी मारे गए। जोन 3 के प्रतियोगी चंद्रबोधन, 5 परिवार सभी स्तब्ध रह गए। ये लड़ाई नहीं, वध था। देव ने 9 कंट्रोल स्तर के योद्धाओं को ऐसे मार गिराया जैसे मुर्गियों को काटा जाता है। ये देव कितना खतरनाक है। 10 कंट्रोल रियल्म योद्धा एक साथ उस पर टूट पड़े, फिर भी सब मारे गए। जोन 3 में खड़े कई योद्धा, जिन्होंने अभी अभी हुआ युद्ध देखा था, देव की ओर श्रद्धा और डर से देख रहे थे। सभी ने तय कर लिया कि इस इंसान से पंगा नहीं लेना है। बहुत से लोग तुरंत उस इलाके से दूर हट गए। असल में हा, देव ने निराश नहीं किया। चरण बाजपुर स्क्रीन की तरफ देखते हुए हंसे। भैया तो एकदम कमाल हैं। देव की बहन दिव्या खुशी से बोली और तुरंत अपने दोस्तों को फोन करने लगी। हेलो सोनल, ग्लोबल ह्यूमन जीनियस कंपटीशन का लाइव देख रही हो? जोन 3 गुजरात रीजन वाला चालू करो, देखो मेरा भैया क्या कर रहा है। याकीन, तुम भी देख रही हो ना? मेरा भैया दिखा, आंखें चौंध गई ना। लक्ष्य, गेम खेलना बंद कर, अभी ग्लोबल जीनियस कंपटीशन का लाइव चालू करो, गुजरात जोन 3 वाला। दिव्या अपने सभी दोस्तों को फोन करके अपने भैया की तारीफ में जुटी थी। ये लड़का तो सच में खतरनाक है, स्कोरबोर्ड पर पहला नंबर। डोंगविजय ने जब देखा कि देव की रैंकिंग 43,000 तक जा पहुंची है, तो वह खुशी से उछल पड़ा। लेकिन भावना सबकी एक सी नहीं थी। 3 बड़ी परिवारों के बड़े लोगों के चेहरे तनाव से भरे हुए थे। जोन 3 में उनके सारे प्रतिभागी देव के हाथों खत्म हो चुके थे। अभी प्रतियोगिता शुरू हुए आधा दिन भी नहीं बीता था। अब तय था कि भले ही मरे हुए प्रतिभागी रैंकिंग में गिने जाएं, वे अब टॉप 100 तक पहुंचने की उम्मीद खो चुके हैं। इसका मतलब जोन 3 में तीनों परिवारों के प्रतिभागी पूरी तरह बाहर हो चुके थे।
अगर बात इतनी ही होती तो शायद सह लिया जाता, पर डर ये था कि देव सेमीफाइनल और रीजनल फाइनल में भी यही करेगा। इसका मतलब था कि आगे जाकर तीनों परिवारों का कोई भी प्रतिभागी फाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा। तीनों परिवारों के उच्च अधिकारी क्रोधित थे। देव को खत्म करना होगा, अब और नहीं सहा जा सकता। हमले जारी रखो। तीनों परिवारों ने देव को मिटाने की ठान ली थी। वर्चुअल रणभूमि में देव ने अपने बाएं हाथ की स्क्रीन पर देखा। प्रतियोगी देव, अंक 1327, रैंक प्रथम, क्षेत्र गुजरात क्षेत्र, जोन 3, पहला स्थान। वह मुस्कुराया। असल में तो वह केवल 3 परिवारों के प्रतियोगियों को हटाने गया था, पर इतने अंक मिलेंगे यह उम्मीद नहीं थी। स्पष्ट था, देव और उसके साथियों ने पहले ही बहुत से प्रतियोगियों को हराया था, तभी उसे इतने अंक मिल पाए। प्रारंभिक चरण कोई मायने नहीं रखता, बस टॉप 100 में आना जरूरी है। मेरे ये अंक काफ़ी होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो आखिरी दिन और भी प्रतियोगियों को हरा देंगे। तीनों परिवारों के प्रतियोगियों को खत्म करने के बाद देव के पास ज़्यादा लड़ने के कारण नहीं बचे थे। वह एक ऊंची इमारत पर जाकर बैठ गया और आसपास हो रही लड़ाइयों को देखने लगा। देव को निष्क्रिय देख जोन 3 के बाकी प्रतियोगियों ने राहत की सांस ली। वह इतना खतरनाक था कि कोई भी उससे भिड़ना नहीं चाहता था। 2 दिन इसी तरह बीत गए। लगातार युद्धों में 90% से ज़्यादा योद्धा मारे जा चुके थे। अब शहर में केवल 3000 से भी कम प्रतियोगी बचे थे। पर अब लड़ाई और तीव्र हो चुकी थी। हर कोई टॉप 100 में आने की होड़ में था। बस एक देव ही था जो इमारत की छत पर बैठा था। कोई उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। वह इमारत मानो एक निषिद्ध क्षेत्र बन गई थी। पर जैसे जैसे देव निष्क्रिय रहा, उसके अंक भी कम होते गए। वह अब 200 से नीचे जा चुका था। अब वक्त आ गया है। देव ने आकाश की ओर देखा। तीसरे दिन का सूर्य ढल रहा था। वह उठ खड़ा हुआ और छत से कूद पड़ा। ओह नहीं, देव फिर से हमला करेगा। भागो। वह पिछले 2 दिन से कुछ नहीं कर रहा था। अब शायद उसे अंक चाहिए। जल्दी करो, शहर की सीमा की ओर भागो। जो भी उसे देख रहा था सब समझ गए कि मुसीबत आने वाली है। शहर के केंद्र से लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे काले बिंदु हवा में फैल गए हों। इसी बीच 4 दिशाओं में चमकती तलवारों की किरणें फूट पड़ीं। हर दिशा में एक तेज और विशाल तलवार किरण गई। जहां भी वे किरणें गईं, वहां की इमारतें कागज की तरह कटती चली गईं। सैकड़ों योद्धा उन्हीं में समा गए। जब धूल बैठी, शहर का केंद्र अब खंडहर बन चुका था। चारों तरफ की ऊंची इमारतें भी गिर चुकी थीं, और वहां सिर्फ एक अकेला योद्धा खड़ा था, हाथ में तलवार लिए, एक राक्षस जैसा। दूर खड़े बचे हुए योद्धा उसकी ओर देखते ही सिहर गए। ये तो पागलपन है, हम उस जैसे नहीं हैं, हम किसी और ही दुनिया से हैं। कुछ कंट्रोल रियल्म योद्धा भी उसे देखकर स्तब्ध रह गए। अंक 25,362, रैंक प्रथम, क्षेत्र गुजरात क्षेत्र, जोन 3। देव ने अपनी बाईं कलाई की स्क्रीन देखी, वह फिर से पहले स्थान पर था। तभी आकाश में घोषणा हुई, प्रारंभिक चरण समाप्त। जो प्रतियोगी स्कोरबोर्ड में टॉप 100 में हैं, वे सेमीफाइनल में जाएंगे। बाकी प्रतियोगी बाहर। शहर के ऊपर एक विशाल स्क्रीन दिखाई दी। उस पर टॉप 100 प्रतियोगियों के नाम दिखे। पहले स्थान पर था देव। वास्तविक दुनिया में चरण बाजपुर, दिव्या, डोंगविजय और बाकी सभी बहुत खुश थे। तीनों परिवारों के अधिकारी क्रोधित थे। स्क्रीन पर उनके किसी भी प्रतिभागी का नाम नहीं था। ग्लोबल मानव प्रतिभा प्रतियोगिता का प्रारंभिक चरण समाप्त हो चुका था। देव बहुत जल्दी जाग गया। भैया, आप तो कमाल कर गए। आपने इस प्रतियोगिता जोन में पहला स्थान हासिल किया। उसकी छोटी बहन दिव्या कमरे में भागती हुई आई और उस पर झपट पड़ी। वह देव की बांह पकड़कर अपने फ़ोन पर एक फोरम खोल लाए और एक पोस्ट पर क्लिक किया, तानाशाही तलवार देव, 4 वारों में विश्व निपटा। भैया, आपके आखिरी 4 वार इतने ज़बरदस्त थे कि लोग आपको अब तानाशाही तलवार कहने लगे हैं। दिव्या ने गर्व से कहा और देव को वह पोस्ट पढ़ने दी। तानाशाही तलवार। देव कुछ पल के लिए चौंका। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अब लोग उसे इस उपनाम से पुकारने लगे हैं, पर उसे ये उपनाम अच्छा लगा। उसने उत्सुकता से पोस्ट पढ़नी शुरू की। ज़बरदस्त, देव बहुत ही शक्तिशाली है। मेरा खून खौल उठा ये देखकर। उसने तीनों बड़े परिवारों के प्रतियोगियों को रौंद डाला और पहले ही दौर में 10 नियंत्रण स्तर के योद्धाओं को मात दे दी। आखिर में तो सिर्फ 4 तलवार वारों से सब समाप्त। उसकी तलवार शैली अजेय है। मैं सोचता हूं कि तानाशाही तलवार नाम सबसे सही है। आज से वो मेरा आदर्श है। मैंने भी देव की लड़ाई का वीडियो देखा है। जैसा कि पहले लिखा है, वह बहुत ही भयावह है। देखने में ही सिहरन होती है। हा, लगता है चौधरी सिंह और वर्मा परिवार वाले पागल हो रहे होंगे। उनके प्रतियोगियों की हालत तो बहुत खराब रही। प्रतियोगिता शुरू होते ही देव ने उन्हें बाहर कर दिया। अब तीसरे जोन की टॉप 100 सूची में उनका एक भी प्रतियोगी नहीं है। मैं गुजरात बेस सिटी से हूं और एक छोटे परिवार से आता हूं।
बता दूं, वो लोग पागल नहीं हो रहे, वो पहले ही पागल हो चुके हैं। प्रतियोगिता के बाद उनके घरों से गुस्से की चीखें तक सुनाई दी गईं। धत्तेरे की, मैं आज पहले जोन की लड़ाई देख रहा था, पर क्या तीसरे जोन में इतना खतरनाक लड़ाका था। अब तो मुझे वापस जाकर रिप्ले देखनी ही पड़ेगी। तारांकन, मैं जोन 3 से हूँ। बहुत ही बुरी हालत हुई। मैं एक अवेकनिंग स्तर के योद्धा का पीछा कर रहा था, तभी एक तलवार की किरण आए और मुझे वहीं समाप्त कर दिया। कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। भाई, समझने से कोई फायदा नहीं। मैं भी जोन 3 से हूँ। शहर के केंद्र से दूर तक भाग गया था, फिर भी देव की तलवार की किरण ने मुझे ढूंढ ही लिया। क्या कहूँ, वह इंसान ही नहीं लगता। ये पोस्ट बेहद चर्चित हो चुकी थी। हजारों लोग उसे फॉलो कर रहे थे। इसमें 30,000 से ज्यादा टिप्पणियां थीं। देव ने शांति से 100 से अधिक टिप्पणियां पढ़ीं और फिर फोरम के मुखपृष्ठ पर लौट आया। फोरम में जबरदस्त हलचल थी। एक के बाद एक चर्चित पोस्ट सामने आ रही थीं। सभी पोस्ट इसी प्रतियोगिता से जुड़ी हुई थीं। मैं, तानाशाही तलवार, देव का भक्त बन गया हूँ। ये पोस्ट काफ़ी लोकप्रिय थी, लेकिन पहले स्थान पर नहीं थी। पहले स्थान पर थी गुजरात क्षेत्र के शीर्ष 100 विजेताओं की सूची। दूसरे स्थान पर थी हैरान कर देने वाला सच, मार्शल देवता कुल का राक्षस शौर्य लोंग्योवान ने जोन 5 में 20,000 लोगों का संहार किया। देव ने पहले पोस्ट पर क्लिक किया। एक रैंकिंग सूची उसके सामने आ गई। विवरण: ये सूची गुजरात क्षेत्र के उन 100 प्रतियोगियों के आधिकारिक अंकों पर आधारित है जिन्होंने प्रारंभिक दौर पास किया है। ये सूची उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति का सटीक मापदंड नहीं है। 1. शौर्य लोंग्योवान 38,000 अंक। 2. देव 25,362 अंक। 3. ललित गहलोत 20,005 अंक। 4. ब्रिज चांद 18,000 अंक। 5. यश यादव 17,036 अंक। 6. लोहित यादव 17,000 अंक। 7. यामिनी झा 16,801 अंक। 8. पंकज हांडे 15,462 अंक। 9. पूर्वा मेहरा 15,396 अंक। 10. गायत्री सिंह 15,233 अंक। देव ने अपना नाम और कुछ परिचित नाम इस सूची में देखे, लेकिन उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये तो बस प्रारंभिक चरण था। बहुतों ने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई होगी, इसलिए अंक ज्यादा या कम होने का विशेष अर्थ नहीं था। लेकिन जब उसने पहले स्थान पर शौर्य लोंग्योवान का नाम देखा तो थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इस व्यक्ति का नाम उन 10 लोगों की सूची में नहीं था जो उसे चंद्रभान वाजपेयी ने दी थी। उसे दूसरा लोकप्रिय पोस्ट याद आया, वही जो शौर्य लोंग्योवान के बारे में था। उसने पहले पोस्ट को बंद किया और दूसरे पर क्लिक किया। भाइयों, शायद आप नहीं जानते कि शौर्य लोंग्योवान कौन है। चलो बताता हूँ। वह गुजरात बेस सिटी के मार्शल देवता कुल शौर्य परिवार से है। उन्हें बड़े जतन से तैयार किया गया है, लेकिन वह अधिकतर समय शौर्य कुल के मार्शल देवता के साथ देश विदेश में प्रशिक्षण करता रहा है, इसलिए ज्यादातर लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। ओह, तो वह मार्शल देवता कुल से है, तभी तो उसकी शक्ति इतनी भयानक है। 20,000 लोगों का संहार, ये कुछ और ही स्तर है। मैंने तो सोचा था कि तानाशाही तलवार देव ही सबसे पागल है, लेकिन ये शौर्य तो उससे भी अधिक खतरनाक निकला। मैंने शौर्य लोंग्योवान की लड़ाई का वीडियो देखा है। बस एक बात कहूँगा, वह अत्यंत हिंसक और निर्मम है। वह लोगों को मारने के बाद उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रारंभिक चरण में तानाशाही तलवार देव और शौर्य लोंग्योवान दोनों की परफॉर्मेंस बेहद चौंकाने वाली रही है। तुम लोग क्या सोचते हो, कौन ज्यादा ताकतवर है? ऊपर वाले भाई, मैं कहूँगा शौर्य लोंग्योवान ज्यादा ताकतवर है। अंक भले ही पूरी ताकत को न दर्शाते हों, लेकिन उसके देव से 10,000 अंक ज्यादा हैं। यह कोई मामूली बात नहीं। जब तक लड़ाई न हो, कैसे तय करेंगे कौन ज्यादा ताकतवर है? ऑनलाइन चर्चा शुरू में सामान्य थी, लेकिन अंत तक लोग देव और क्षयराज्य योद्धा जयदीप के बीच तुलना करने लगे। देव को ये सब थोड़ा बेतुका लगा। वह जयदीप को जानता तक नहीं था, फिर भी लोग बार बार उन्हें एक दूसरे से मापने लगे थे। उसने सोचा, अगर जयदीप ने भी ये पोस्ट देख ली तो शायद शुरुआत में उसकी कोई दुश्मनी न हो, लेकिन फिर मुकाबले का विचार जरूर पनपेगा। जो लोग कहते हैं कि जयदीप ज्यादा ताकतवर है, क्या वे अंधे हैं? क्या उन्होंने भैया की आखिरी 4 तलवारों की धार नहीं देखी? देव की छोटी बहन आयुषी भी पोस्ट पढ़ रही थी। जब उसने देखा कि कोई कह रहा है कि जयदीप देव से बेहतर है, तो वह नाराज हो गई। उसके लिए उसका भैया सबसे ताकतवर था। देव मुस्कुराया और उस पोस्ट में जयदीप की लड़ाई का वीडियो खोल दिया। वीडियो में काली पोशाक पहने एक युवक नुकीली तलवार हाथ में लिए एक लंबी भीगी सड़क पर चल रहा था। उसके पास अधमरे शरीर पड़े थे और उसकी तलवार से अब भी ताज़ा खून टपक रहा था। उसके सामने कई योद्धा बेतहाशा भाग रहे थे, डर के मारे चिल्ला रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। फिर अचानक वह युवक तेजी से एक योद्धा के पीछे प्रकट हुआ और उसकी पीठ में तलवार भोंक दी। अगली ही क्षण उसने तलवार घुमाई और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया।
लहू झरने की तरह बहकर उसके चेहरे और कपड़ों पर जा गिरा। लेकिन वह युवक जरा भी विचलित नहीं हुआ, उल्टा लहू चाटने लगा और फिर भागते योद्धाओं की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में पागलपन और उत्तेजना थी। उसके लिए ये योद्धा केवल शिकार थे और वह शिकारी। वह कभी दूर से वार नहीं करता। उसके हर वार में नज़दीकी क्रूरता थी। हर शव अधूरा होता। वह दृश्य विचलित करने वाला था। भैया, ये आदमी राक्षस है क्या? मारना ठीक है, पर इतनी बर्बरता क्यों? आयुषी की आवाज़ कांप उठी। डर मत, राक्षस कितना भी डरावना हो, तेरे भैया के सामने कुछ नहीं। देव ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसके आत्मविश्वास से आयुषी का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। हाँ, भैया है तो डरने की क्या जरूरत? देव ने ब्राउज़र बंद कर दिया, लेकिन जयदीप को वह भूल नहीं पाया। भले ही मुलाकात न हुई हो, पर उस वीडियो से वह समझ गया था कि जयदीप बेहद खतरनाक था। आम नियंत्रण स्तर के योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। दिलचस्प। देव के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने आयुषी को खेलने भेजा और स्वयं दूसरी मंजिल पर अभ्यास हॉल में चला गया। तभी कम्युनिकेशन वॉच बजी। कॉल कर रही थी पूर्वा। देव ने कॉल उठाई। पूर्वा की आकृति हवा में प्रकट हुई। देव, क्या तुम जयदीप को जानते हो? अभी ही वीडियो देखा उसका। हाँ, काफ़ी ताकतवर है। सिर्फ काफ़ी। अगर सेमीफाइनल में उससे सामना हुआ तो बहुत संभल कर लड़ना। वो वर्षों से क्षय परिवार के युद्ध देवता के साथ घूमता है। कई युद्धों और मिशनों में हिस्सा लिया है। सच में मौत के बीच पला बड़ा है। शुरुआत में उसे केवल ली घराने का ली गौरव ही दबा सका था, अब वो भी मुश्किल है। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। देव ने पूर्वा को धन्यवाद कहा। कॉल खत्म होते ही झंझन का कॉल आया, फिर जहन, विवेक और किरण के भी। तीनों ने अपनी स्थिति बताई। कोई भी प्रारंभिक दौर पार नहीं कर सका। देव को थोड़ा दुख हुआ, पर यह सामान्य था। प्रतियोगिता में असाधारण स्तर के योद्धा भी बाहर हो जाते थे। तीनों ने जयदीप का जिक्र किया और सावधान रहने को कहा। फिर आया एक और कॉल चंद्रशेखर वाजपेयी का। देव को लगा वह भी जयदीप के बारे में बोलेगा, लेकिन उनकी बात कुछ और थी। देव, तेरे सिर पर इनाम रख दिया गया है। देव चौंक गया। मेरे सिर पर? हाँ, अंडरग्राउंड दुनिया में 100 अरब की सुपारी लगी है। हर तरफ हड़कंप है। देव ने गहरी सांस ली। 100 अरब, इतना बड़ा इनाम तो किसी राजा स्तर के योद्धा को भी बेचैन कर दे। उसे अब साफ समझ आ गया था कि कितने भाड़े के हत्यारे और अपराधी उसकी जान के पीछे पड़ेंगे। इतनी कीमत, मैं खुद को मार दूं और इनाम ले लूं, देव ने व्यंग्य में कहा, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी क्रूरता चमकी। क्या ये सब चंद्र, सिंह, लिंग, अर्नव और मित्तल परिवार ने किया है? कोई सीधा सबूत नहीं है, पर इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। चंद्रशेखर का चेहरा क्रोध से तना हुआ था। इन पांचों परिवारों को अब लगाम डालनी पड़ेगी। अगर सबूत मिला तो उन्हें नतीजे भुगतने होंगे। खैर, इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम ड्रैगन बे गार्डन से बाहर न निकलो। मैंने प्रधान से संपर्क किया है, वह जल्द ही सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। कॉल कट गया। देव की आंखें बुझी नहीं थीं, वे भभक रही थीं। उसे पूरा यकीन था, ये साजिश उन्हीं 5 परिवारों की थी। इतना बड़ा इनाम, वह जानता था कि बहुत से लोग इसके लिए जान पर खेलेंगे। उसे अपने लिए ज्यादा डर नहीं था, चिंता थी पिता और बहन की। ड्रैगन बे गार्डन की सुरक्षा मजबूत थी, पर अगर कोई पागल नियंत्रण स्तर से ऊपर का हत्यारा आ धमका तो? अब सिर्फ एक रास्ता है, अपनी शक्ति बढ़ाओ। बस शक्ति ही रक्षा कर सकती है। देव ने वॉच खोली और मार्शल मॉल से 400 मिलियन में 40 उच्च स्तरीय पोषण सॉल्यूशन मंगवाए। अब उसके खाते में केवल 5.4 मिलियन बचे थे। एक बार फिर वह आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका था। जल्द ही सॉल्यूशन पहुंच गए। देव ने तुरंत सब इंजेक्ट कर लिए। गुण सूचकांक 3474-5 जोड़ 1890। अब समय है विनाशकारी तलवार कला को और ऊपर ले जाने का। शहर 0309। हा, कप्तान, इस बार तो कमाल हो गया। सोचिए, इस धरातल स्तरीय खंडहर शहर में हमने 3 जानवर सेनापति मार गिराए। अब हर किसी के हिस्से करोड़ों तो पक्के हैं। वांग भैया ठीक कह रहे हैं, इस बार तो सही मायनों में बड़ी कमाई हुई है। लेकिन एक बात अजीब लग रही है। आमतौर पर धरातल स्तर के खंडहरों में रहने वाले राक्षस ज्यादा खतरनाक होते हैं, फिर भी हमने यहाँ आते ही आधे दिन में 3-20 जनरल से सामना कर लिया। कुछ तो गड़बड़ है। यांग दादा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। सही गलत से क्या लेना, पैसा मिल रहा है वही काफ़ी है। 5 मार्शल कलाकारों की टीम एक उजड़े हुए विला की छत पर बैठी आराम कर रही थी। सब लोग बेहद प्रसन्न और संतुष्ट नजर आ रहे थे। इस टीम का कप्तान देव दीवार से टेक लगाए दूर के नज़ारे देख रहा था। वो क्या है? अचानक देव की नज़रें ठहर गईं। उसे शहर के दूसरी ओर से आती एक काली रेखा तेजी से बढ़ती दिखी। साथ ही उसने जमीन में हल्का कंपन महसूस किया। उसने बिना देर किए दूरबीन उठाई और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। बीस्ट टाइड है, भागो!
देव ने पूरी टीम को लगभग चिल्लाकर चेताया। क्या? बीस्ट टाइड। बाकी चारों साथियों के चेहरे एकदम डर से सफ़ेद पड़ गए। अगले ही क्षण देव अपनी पूरी टीम के साथ हवा में उड़ा और ध्वनि की गति से भी तेजी से शहर से बाहर निकलने लगा। सामान्य हालात में इस तरह के खंडहर शहर में हवा में उड़ना जोखिम भरा होता, क्योंकि इससे उड़ने वाले राक्षसों का ध्यान आकर्षित हो सकता था। लेकिन इस वक्त किसी को इसकी परवाह नहीं थी। मगर अब देर हो चुकी थी। जैसे ही वे भागे, आसमान अचानक राक्षसी पक्षियों से भर गया और उन्होंने पूरी टीम को चारों ओर से घेर लिया। इनमें एक विशालकाय ईगल जैसा राक्षस भी था, जो एक हवाई जहाज से भी बड़ा था और जिसकी पूरी देह से बिजली चमक रही थी। उसे देखकर देव और उसकी टीम पूरी तरह निराश हो गए। राजा स्तरीय राक्षस गोल्डन विंग थंडर ईगल। देव और बाकी सदस्य आसमान में उड़ते उस राक्षस को देख रहे थे, जिनकी आंखों में अब केवल भय और हार का भाव था। अगले ही पल एक विशाल बिजली का प्रहार हुआ और पूरी टीम जलकर कोयला बन गई। देव की टीम के नष्ट होने के कुछ ही देर बाद खंडहर शहर में राक्षसों का सैलाब उमड़ पड़ा। देव की टीम अकेली नहीं थी। इस शहर में कई और मार्शल कलाकार दल भी शिकार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यह भीषण बीस्ट टाइड आए, कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं था। सबकी चीखें और चीत्कार ही शेष रह गए। ये राक्षसी लहर शहर 0309 को पार करते हुए पूर्व गुवाहाटी क्षेत्र में स्थित बड़े सप्लाई बेस की ओर बढ़ गई। इस विशाल लहर ने पूर्वी सप्लाई बेस को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। सप्लाई बेस के निगरानी कक्ष में एक मॉनिटर अचानक चिल्लाया, ये तो बीस्ट टाइड है। स्क्रीन पर अचानक खंडहर शहरों से राक्षसों की नदियां बहती दिखाई दीं। जंगलों में छिपे राक्षस भी मानो किसी आदेश के अधीन तेजी से खंडहरों से निकलते राक्षसों में शामिल हो गए। गहराते अंधकार की तरह ये लहर रेगिस्तान को पार करती चली जा रही थी। हे भगवान, ये बीस्ट टाइड है, और इसके आकार को देखकर लगता है कि ये नाइटमेयर ग्रेड से भी ऊपर जा सकती है। पूरे निगरानी कक्ष में सन्नाटा छा गया। बीस्ट टाइड को 4 स्तरों में बांटा गया था: बर्सेकिंग, नाइटमेयर, कैलेमिटी और एनिहिलेशन। बर्सेकिंग ग्रेड बीस्ट टाइड एक इंसानी कस्बे को तबाह कर सकती थी। नाइटमेयर ग्रेड एक उपग्रह शहर को मिटा सकती थी। कैलेमिटी ग्रेड पूरी बेस सिटी को समाप्त कर सकती थी। एनिहिलेशन ग्रेड तो सबसे विनाशकारी थी, पूरे देश को निगल सकती थी। पिछले कई दशकों में कोई बड़ी बीस्ट टाइड नहीं आई थी। कभी कभी आई भी तो वह बर्सेकिंग ग्रेड की ही होती। इसलिए जब इस बार ये लगा कि यह बीस्ट टाइड कैलेमिटी ग्रेड तक पहुंच सकती है, तो पूरे निगरानी कक्ष में घबराहट फैल गई। तुरंत अलार्म बजाया गया। सप्लाई बेस में एक तेज चेतावनी गूंज उठी। जो भी मार्शल आर्टिस्ट वहां विश्राम कर रहे थे, सबके चेहरे डर से बदल गए। बीस्ट टाइड आ गई है। जल्दी करो, जल्दी करो। मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। यह अचानक कैसे हो गया? बीस्ट टाइड का कोई संकेत नहीं था। प्रार्थना करो कि ये केवल बर्सेकिंग ग्रेड की हो, वरना हम सब गए। पूरे सप्लाई बेस में हर योद्धा, चाहे वह क्या कर रहा हो, हथियार उठाकर बाहर निकल पड़ा। बीस्ट टाइड के सामने इंसानियत का एक ही नियम था, हर योद्धा को हर हाल में इसका मुकाबला करना था। सप्लाई बेस की रक्षा रेखा पर सभी योद्धा जुट गए। जो मार्शल कलाकार जंगलों में थे, वे भी पूरी रफ्तार से लौटे और रक्षा पंक्ति में शामिल हो गए। साथ ही सप्लाई बेस में तैनात सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। बेस की दीवारों पर भारी तोपें तैनात कर दी गईं, जिनका मुंह अब आसमान की ओर था। सभी बख्तरबंद वाहन राशन ठिकाने की गहराइयों से निकलकर बाहर आ गए। उसी समय आकाश में सशस्त्र हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए। सुरक्षा पंक्ति पर पूरी तरह से लैस सैनिकों की कतारें खड़ी थीं। पूरे राशन केंद्र में मौजूद हर व्यक्ति प्राणियों के इस हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार था। पर यह संकट केवल गुवाहाटी क्षेत्र के इस पूर्वी योद्धा आपूर्ति केंद्र पर ही नहीं था। इस दिन गुवाहाटी क्षेत्र के बाकी 3 बड़े मार्शल आर्टिस्ट आपूर्ति अड्डों पर भी भयंकर सायरन गूंज उठे। गुवाहाटी ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के देशों और शहरों में इस दिन हाई अलर्ट घोषित हो गया। यह आकस्मिक जानवरों का हमला एक ऐसी प्राणी लहर थी जो पूरे विश्व में फैल चुकी थी। इस दिन पूरी मानव जाति स्तब्ध थी। वर्षों की शांति के बाद इस तरह के भयानक हमले की किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये बहुत ही अचानक आया था। अधिकांश लोग मानसिक रूप से इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जियांग नगर के आकाश में एक तेज चेतावनी सायरन गूंज उठा। वह तीव्र आवाज शहर के हर कोने में फैल गई। ड्रैगन बे गार्डन में देव ने अभी अभी विश्व विनाश तलवार कला को 5वें और अंतिम स्तर तक उन्नत किया था। सायरन सुनते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये तो प्राणी आक्रमण की चेतावनी है। क्या सचमुच जियांग नगर पर हमला हो गया? उसने लंबी सांस ली और बालकनी से सीधे आसमान की ओर उड़ गया। अपने बंगले के ऊपर पहुंचकर उसने चारों ओर निगाह डाली और देखा कि शहर के ऊपर बहुत सारे उड़ने वाले राक्षस मंडरा रहे हैं। धड़ 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 तोपों की आवाज़ों से पूरा शहर गूंज उठा। जियांग नगर की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई थी और तोपों से कई उड़ते राक्षस मारे गए। उनके शव जमीन पर गिरने लगे। लेकिन कई अन्य राक्षस गगनचुंबी इमारतों, सड़कों और पार्कों में घुस गए और निर्दयता से लोगों की हत्या करने लगे।
देव की आंखें कठोर हो गईं। उसी समय बंगले के अंदर खड़े चू डोंगलाई ने भी सायरन सुनकर हल्की भौहें चढ़ा लीं। उसकी आंखों में असामान्य रूप से क्रूर चमक आ गई। सभी नागरिकों ध्यान दें, गुवाहाटी क्षेत्र पर अभूतपूर्व प्राणी लहर का हमला हुआ है। हमारे चारों बड़े योद्धा आपूर्ति केंद्र इस समय इस आक्रमण से लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जानवर हमारी सुरक्षा रेखा को तोड़ चुके हैं और अब जियांग नगर भी हमले की चपेट में आ गया है। सभी आम नागरिक तुरंत सुरक्षा स्थलों पर पहुंचे। सभी योद्धा अपने संचार यंत्रों पर नजर रखें और आदेशों का पालन करें। और याद रखें, इतिहास में हमने हर बार इन राक्षसी लहरों का सामना किया है। इस बार भी मानवता विजयी होगी। उनकी आवाज़ पूरे शहर में गूंज उठी। लोगों की आंखों में भय था, लेकिन जल्द ही वे चीखने लगे, मानवता जिंदाबाद। इस समय सबको समझ में आ गया कि वह भयावह लहर, जिसने अतीत में भी तबाही मचाई थी, फिर से लौट आई थी। अब कोई भी इससे नहीं बच सकता। शीघ्र ही सैकड़ों वर्दीधारी योद्धाओं की टीमें पूरे जियांग नगर में फैली और इन उड़ते राक्षसों को घेरने लगीं। सामान्य नागरिकों को सुरक्षा स्थलों की ओर ले जाया जा रहा था। देव आसमान से नीचे देखते हुए सोच में पड़ गया। ये लहर पूरी गुवाहाटी में फैली है। इसका मतलब ये हमला बहुत ही असामान्य है। बीप बीप बीप, उसे एक कॉल आया। कॉल करने वाला था चेन बाजो। देव ने तुरंत फोन उठाया। देव, वो भारी बदलाव जिसकी मैंने बात की थी शायद आ चुका है। क्या बदलाव? देव ने जल्दी से पूछा। मैं अभी कुछ पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि भविष्य बहुत कठिन हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, यह प्राणी लहर सिर्फ हमारे गुवाहाटी में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में फैली है। मैंने बाउंड्री रहम से जुड़ी सभी जानकारियां एक दस्तावेज में भेज दी हैं। इसे पढ़ना जरूरी है। और याद रखना, तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना है, उसी में उम्मीद है। इसके बाद चेन बाजो ने कॉल काट दिया। देव ने फौरन भेजा गया दस्तावेज खोलकर देखा। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। चेन बाजो की 3 चेतावनियां उसे याद आईं। 1. भविष्य में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। 2. मानव संघ कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है। 3. जितनी जल्दी हो सके खुद को और अधिक मजबूत बनाओ। दूसरी चेतावनी तो पहले ही पूरी हो चुकी थी। मानव संघ ने वैश्विक मानव प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया था। क्या ये प्राणी लहर वही बड़ा परिवर्तन है, या ये बस शुरुआत है? देव ने आकाश की ओर देखा। सूरज आज भी चमक रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो इस चमक के पीछे कहीं अंधेरा छिपा हो। बीप बीप बीप, संचार घड़ी फिर से बज उठी। इस बार एक आपात सूचना थी। बेटलैक्स मार्शल स्कूल की ओर से आपात सूचना। नमस्कार श्रीमान देव, गुवाहाटी क्षेत्र पर प्राणी लहर का भयंकर आक्रमण हुआ है। कृपया शीघ्र शार्प ब्लेड दस्ते का नेतृत्व करते हुए दक्षिणी आपूर्ति केंद्र पहुंचें। देव ने पहले लिंगजान, शिमिंग और लीकिंगशी को कॉल कर बुलाया, फिर घर के भीतर लौट गया। पापा, मैं प्राणी लहर का मुकाबला करने अग्रिम मोर्चे पर जा रहा हूँ। क्या भैया, आप मोर्चे पर जा रहे हो? छोटी बहन देवयू ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अभी मिडिल स्कूल में थी, लेकिन उसे इतिहास की किताबों से पता था कि ये लहर कितनी भयावह होती है। भैया, आप क्यों नहीं यहीं रहकर शहर की रक्षा करते? यहाँ भी तो राक्षस हैं। देव ने मुस्कराकर उसका सिर सहलाया। पगली, ये आदेश है, इसे टाला नहीं जा सकता। और तूने देखा है ना तेरा भैया कितना ताकतवर है। मुझे कुछ नहीं होगा। चू डोंगलाई ने भी कहा। देवयू, अपने भैया पर भरोसा रखो। देवयू ने धीरे से हाथ छोड़ा, लेकिन आंखें भरी थीं। भैया, आपको जरूर लौटना होगा। मैं अभी भी आपके इंतजार में रहूंगी। जरूर लौटूंगा, देव ने कहा। पापा, देवयू का ख्याल रखना। चिंता मत कर, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। डोंगलाई ने देव के कंधे पर हाथ रखा। देव ने पिता और बहन की ओर एक बार गहराई से देखा और फिर तेज कदमों से बाहर निकल गया। देवयू पीछे से उसकी ओर देख रही थी। पापा, क्या भैया सच में सुरक्षित लौट आएंगे? डोंगलाई ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। चिंता मत कर, मैं वादा करता हूँ। फिर किसी अनजाने कारण से देवयू को नींद आने लगी और वह वहीं सो गई। डोंगलाई ने उसे गोद में उठाया और बंगले के एक कोने में देखा। पुराने भेड़िए, मैं देव की सुरक्षा तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। एक भारी आवाज गूंजी। बॉस, जब मैं साथ हूं तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक मोटी सी परछाई प्रकट हुई और फिर ओझल हो गई। गुजरात क्षेत्र दक्षिण की ओर स्थित एक बड़े मार्शल आर्टिस्ट पुनःपूर्ति अड्डे पर धरती को हिला देने वाले विस्फोटों की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। राक्षसों की बाढ़ ने बेस के बाहर की रक्षा रेखा पर ऐसे हमला किया जैसे धरती पर लहरें दौड़ रही हों। ये रेखा हजारों मार्शल आर्टिस्टों, लाखों सैनिकों और बड़ी संख्या में टैंकों व बख्तरबंद वाहनों से बनी थी। धड़ 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 धड़, सभी टैंक और वाहन एक साथ दहाड़ उठे। गगनचुंबी गोलों ने आसमान को चीरते हुए लंबी लकीरें खींच दीं। इनकी गति 2000 मीटर प्रति सेकंड थी, जो ध्वनि की गति से 5-6 गुना तेज थी। साधारण राक्षस तो इस गति को देख भी नहीं सकते थे, बच पाना तो नामुमकिन था। राक्षसों के झुंड बिखर कर गिरने लगे।
आसमान से मांस और खून की बारिश होने लगी। लाल रंग की नदियां धरती पर बह निकलीं। सैकड़ों हजार सैनिक पागलों की तरह गोलियां चलाने लगे। राक्षस इतने ज्यादा थे कि निशाना साधने की जरूरत ही नहीं थी। हर तरफ सिर्फ धातु की आंधी चल रही थी। राक्षस ऐसे गिर रहे थे जैसे खेत में गेहूं काटा जा रहा हो। सशस्त्र हेलीकॉप्टर आसमान से मशीन गन की बौछार कर रहे थे। जलते हुए लकीरों की तरह गोलियां हजारों मीटर दूर तक जाती थीं। मौत की दरांती की तरह ये गोलियां राक्षसों की भीड़ को काटती चली जातीं। मिसाइलें लगातार छोड़ी जा रही थीं। हर विस्फोट सूरज की तरह उजाला करता और उसके बाद बचती बस राख होती। बेस के मध्य स्थित प्रकाश स्तंभ से एक लेजर बीम लगातार घूम रही थी। जहां जहां से वह गुजरती, राक्षस ऐसे करते जैसे गरम चाकू से मक्खन। मानव टेक्नोलॉजी की शक्ति इस युद्ध में पूरी तरह सामने थी। राक्षस चाहे जितने आए, 99% रक्षा रेखा तक पहुंचने से पहले ही लाश बन चुके थे। रक्षा रेखा के सामने लाशों के पहाड़ और खून की नदियां बन चुकी थीं। कुछ राक्षस जो छिटक कर बच निकले थे, उन्हें मानव योद्धाओं ने वहीं मार डाला। बहुत ही थोड़े राक्षस रक्षा रेखा को पार कर शहर की ओर बढ़े। स्थिति देखने में इंसानों के पक्ष में थी, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। हर चेहरा गंभीर था क्योंकि राक्षसों की संख्या अंतहीन थी। एक लहर मारी जाती तो तुरंत दूसरी आ जाती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब सारे हथियार और गोला बारूद खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ा डर ये था कि अब तक आए राक्षस सबसे साधारण थे, सिर्फ बलि के बकरे। ये बस मानव संसाधनों और हथियारों को थकाने के लिए भेजे जा रहे थे। जनरल लू, ये राक्षस भी बलि की रणनीति समझते हैं, ये लहर आसान नहीं है। जनरल जयसिंह ने बगल में खड़े सफ़ेद बालों वाले वृद्ध से कहा। ये वृद्ध दक्षिणी बेस का प्रमुख और इस युद्ध का सेनापति था, लू वंशन। लू वंशन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें आकाश में उड़ते हुए एक सोने जैसे पंखों वाले बिजली युक्त गरुड़ पर टिकी थीं। इसी बीच ट्रेन से देव, अर्जुन, शिवांश, रिया और अन्य योद्धा उतरे। उनके सामने जो दृश्य था उसने सबको सन्न कर दिया। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये जातियों की, सभ्यताओं की और अस्तित्व की लड़ाई थी। क्या यही है राक्षसों की बाढ़? देव ने बुदबुदाते हुए कहा। इतिहास पढ़ने या वीडियो देखने से असली डर का एहसास नहीं होता। ये तो सामने देखने से ही समझ आता है कि राक्षसी बाढ़ क्या होती है। क्या हम इस युद्ध के अंत तक बच पाएंगे? शिवांश बोला, जैसे आत्मा कांप रही हो। अर्जुन और रिया भी चुपचाप खड़े थे, चेहरों पर डर और गंभीरता। ग्लोबल प्रतियोगिता की तुलना में ये युद्ध हजारों गुना ज्यादा निर्मम था। उन जैसे जागृत योद्धा यहाँ बस एक मोहरे से ज्यादा नहीं थे जो कभी भी मर सकते थे। घबराओ मत, मैं हूं ना, देव ने शांत भाव से कहा। पहली बार डर में भी उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। वह पूरी तरह गरीब हो चुका था, उन्नत जीन पोषण द्रव्य खरीदने के पैसे भी नहीं थे। लेकिन ये युद्ध एक सुनहरा मौका था। इतने राक्षस थे कि वह फिर से अमीर हो सकता था। और सबसे बड़ी बात, राक्षसों का मांस खाने से उसकी शक्ति भी बढ़ती थी। इस युद्ध में तो मांस की कोई कमी नहीं थी। देव की सोच पल भर में बदल चुकी थी। तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए देव का यूनिवर्सल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मज़ा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।